A very good afternoon to everyone. सो दूसरे अध्याय की तरफ बढ़ने से पहले मैं एक बार फिर प्रोफेसर दुबे सर, अभय दुबे का कि हम सब आभारी हैं कि आपने ये गोष्ठी का आयोजन किया और यौनिकता के कितने सारे डिस्कोर्सेज एंड पर्सपेक्टिव से के बारे में हम सबको पता चला. सो मूविंग फॉरवर्ड, I would like to now invite Professor Brahm Prakash sir. एंड प्रोफेसर ब्रह्म प्रकाश जेएनयू के बहुत ही लोकप्रिय प्रोफेसर हैं और मेरे फर्स्ट ईयर से मुझे याद है हमने सर के बारे में इतना सुना है और इनका वर्क इज एन इंस्पिरेशन फॉर अस. सो थैंक यू सो मच फॉर इंस्पायरिंग अस सर. और आपको मैं आमंत्रित करना चाहूंगी आपके शोध पत्र के लिए जिसका शीर्षक है नाच की कामुकता और ऑर्केस्ट्रा. और जैसे ही हमें कुछ झलक ऑलरेडी मिल चुकी है एंड वी ऑल आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. ओवर टू यू सर. थैंक यू. थैंक यू नित्या. हाँ, मैं शुरू कर लूँ. तो इतना बढ़िया इसके पहले सेशन था कि मैं सच में डरा हुआ हूँ और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किस कॉन्टेक्स्ट में कैसे कुछ कनेक्शन बना पाऊंगा. तो मैं सोचा कि एक वीडियो रास्ता हो सकता है जिसमें कुछ समय काट लिया जाए. और इसमें तो मैं जनरली इस पे कामुकता और श्रृंगार पे बहुत ज़्यादा मेरा रिसर्च का फोकस नहीं है, लेकिन मेरा जो मेजर फोकस रहा है रिसर्च का वो लोक संस्कृति को लेकर है और लोक संस्कृति में क्या बदलाव आए हैं, उसके जो तत्व हैं वो किस तरह से बदले हैं. और खासकर जब बिहार और झारखंड और उत्तर प्रदेश की लोक संस्कृति का हम अध्ययन करते हैं तो कुछ कुछ बातें हैं जो बहुत ही क्लियर हो जाती, साफ हो जाती है. एक मामले में ये बातें साफ हो जाती है जो पीछे का मेरा एक किताब रहा है कल्चरल लेबर, कॉन्सेप्चुअलाइजिंग द फोक परफॉर्मेंस इन इंडिया, उसमें ये बातें दो तीन बातें मैंने कही है. एक बात ये है कि उपनिवेशवादी संस्कृति इस लेवल पे हावी रही है और खासकर देखें कि कौन कौन सा हमारा कल्चरल सेंटर रहा है, संस्कृति का केंद्र रहा है. तो कलकत्ता मान लें, मुंबई मान लें, ये चेन्नई मान लें, वो सारा जो सांस्कृतिक केंद्र बनने की जो पूरी प्रक्रिया है उसमें कहीं ना कहीं एक उपनिवेशवाद का डायरेक्ट कनेक्शन है और वही है जो बाद में मध्यम वर्गीय संस्कृति बनती है. और यहाँ तक मैंने कहा है कि ये कैसे है जो मध्यम वर्गीय संस्कृति बनती है और किस तरह से इनडायरेक्टली और प्रत्यक्ष रूप से जो ये पूरी संस्कृति है वही हमारी संस्कृति की परिचायक बन जाती है. वही संस्कृति है जो संस्कृति के मापदंड बन जाती है, वही परिचायक बन जाती है. उसी से तय होता है कि कौन सा श्रृंगार है जो सही है, कौन सा श्रृंगार है जो सही नहीं है, कौन सा एलिमेंट है जो कामुक बन जाता है, कौन सा है जो ये बन जाता है जो जिसको हम वल्गर बोलते हैं. और खासकर जिस जोन के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ वो भोजपुरी मगही बेल्ट है, जिसको लेकर बहुत सारी बातें होती है कि भोजपुरी के गाने सुने हो क्या, भोजपुरी के नाच देखे हो क्या, उसमें क्या अश्लीलता भरी होती है. और उसको लेकर एक बहुत सारा व्यापक एक डिस्कोर्स है, डिबेट है जो सुने न अनसुने उस पर बात होते रहती है. तो उसी को लेकर मैं थोड़ा सा बातें यहाँ करना चाहूँगा. लेकिन ये जो एक पत्र जो छपा था, पहले ही छप चुका है साउथ एशियन हिस्ट्री एंड कल्चर में, उसका था पावर ऑफ इरोटिक करके. कि जो सवाल मैं पूछ रहा हूँ फंडामेंटल एक तो स्टडी है जो ऑर्केस्ट्रा को लेकर है, बिहार जो भोजपुरी और मगही बेल्ट में और मैथिली जो क्षेत्र में ऑर्केस्ट्रा चल रहा है उसको लेकर है. लेकिन ये भी तय मैं सवाल पूछ रहा हूँ कि आखिर कामुकता या इरोटिक है जो कलाकार को क्या देता है. एक तो है कि हम मानते हैं कि कलाकार है जो इरोटिक प्रोड्यूस करता है. एक कलाकार है जो कोई भी हो, हम डांस नंबर देख लें या बहुत सारे देख लें तो ये मान के चलते हैं जितनी सारी बातें हो रही है इसमें बातें ये हो रही है कि किस तरह से वो जो कामुकता है, जो बॉडी है जो या अंग है जो कामुकता प्रोड्यूस करता है. लेकिन मेरा मत थोड़ा सा अलग है इस पे, तो इस पे मैं बात करना चाहूंगा. दूसरा मैं सवाल ये पूछ रहा हूँ कि आखिर कामुकता कलाकार को क्यों क्या देता है, क्योंकि ये मामला ये नहीं है कि सिर्फ ये भोजपुरी क्षेत्र में हो रहा है, ये मैथिली क्षेत्र में हो रहा है. दुनिया के सारे कला के क्षेत्र में चले जाइए, वो कहीं ना कहीं कलाकार को जो एक बड़ा सा जो शक्ति देता है, बड़ा सा एक बल देता है, वो इरोटिक एलिमेंट्स है. इरोटिक एलिमेंट्स कुछ कर देता है, कला में कुछ कर देता है. एक वो कह सकते हैं कि एक तरह का एक एलिमेंट लाता है, ऐसा एलिमेंट लाता है जो लोगों को कनेक्ट कर पाता है, लोगों को इंद्रियों के लेवल पे, इंद्रियां के लेवल पे ले जाता है. तो वो जो कनेक्शन है वो कला को, कलाकार को या कला को इरोटिक क्यों चाहिए,
हम स्पिरिचुअलिज्म से काम चला सकते हैं, बाकी सारे विषयों से काम चला सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो कौन सा चीज है जो ये कामुकता या श्रृंगार है जो कला को देता है और कला का डायमेंशन बदल जाता है। हम कला को, तो मैं एक दो एग्जाम्पल दूंगा यहाँ पे, और एग्जाम्पल है जो मेरे फील्ड वर्क से रिलेटेड है, तो उस एग्जाम्पल पे मैं आऊँगा। लेकिन मैं कुछ साल पहले ही रिसर्च कर रहा था, फील्ड वर्क कर रहा था बिहार में, तो 2011 या 10 की घटना है। उसमें हम जा रहे थे, लौंडा जो नाच हैं, जो विदेशिया नाच करते हैं, लौंडा कलाकारों के साथ घूम रहे थे। लौंडा है जो फीमेल इम्पर्सनेटर हैं, वो बहुत सारे भाग में हैं, यूपी में है, बिहार में है, लेकिन जहाँ पर खासकर ये देखा गया है कि जहाँ पे स्त्रियां उस तरह से पब्लिक में नहीं आ पाती है और उस तरह से परफॉर्मेंस में नहीं आती है, वहाँ पर लौंडा कलाकार है जो उसका रोल, भूमिका निभाते हैं। तो वहां पे देखा, एक बात हो रही थी, तो उसमें बहुत सारे वल्गर एलिमेंट्स थे। अगर लौंडा के, उसमें बहुत सारे गीत भी थे, लौंडा बदनाम हुआ नसीबन तेरे लिए, अगर पूरे गाने सुनेंगे तो उसमें डबल अर्थी मीनिंग है, डिफरेंट लेयर्स पे वल्गरिटी, कोट एंड कोट अश्लील ये बोल लीजिए, डबल मीनिंग है उसका, वो सब कुछ भरा पड़ा है। तो उसमें मैं जब जा रहा था लौंडा कलाकार के साथ और विदेशिया कलाकार के साथ घूम रहा था, तो जब भी मैं रोड के किनारे, उस समय नेशनल हाईवे नया नया बन रहा था, और जब भी नेशनल हाईवे के साथ जा रहा था, तो वहाँ पे लोगों को देखने जब लोग जाते थे तो थोड़ा सा छुप छुप के देखते थे, खासकर महिलाएं जो देखती थी। सॉरी सॉरी हाँ, तो जो महिलाओं का वहाँ पर पार्टिसिपेशन था, जो महिलाओं की वहाँ पे भागीदारी थी, वो लगभग नगण्य थी। अगर देखा जाए तो 1% 2%, और छुप छुप के देख रही थी, बहुत ही असहज फील कर रही थी। ये सब कुछ वहाँ हो रहा था जहाँ, अगर पटना के समीप आप चले जाएं, जो इलाके हैं, जो इलाके में थोड़ा सा एजुकेशन बढ़ा है, जिस इलाके में थोड़ा सा ये है कि अपर कास्ट का दबदबा है, सवर्ण वर्ग के लोग ज्यादा हैं, वहाँ पर महिलाएं हैं, पार्टिसिपेट कर रही है, देख रही है, लेकिन छुप छुप के देख रही है, बहुत ही कम है पार्टिसिपेशन। लेकिन अगर थोड़ा सा रिमोट एरिया में चले जाएं, गाँव के इलाके में चले जाएं, थोड़ा सा कटा हुआ है रोड से, वहाँ पर पार्टिसिपेशन ऑलमोस्ट लगभग जो भागीदारी थी 50% थी। अब बहुत ही सहज भाव से, बहुत बढ़िया से वही नाच देख रहे थे, जिसको आप अश्लील कह दीजिए, जिसको आप वल्गर कह दीजिए, और जिसको हम जिस वे में भी हम डिफाइन कर पाए। तो इससे एक बात तो क्लियर हो गई कि जहां जहां पर एक नए तरह की सेंसिबिलिटी बनी है, संवेदना बनी है, वहां पर लोग चीजों को दूसरे तरीके से देख रहे हैं। और जहां जहां पर वो संवेदना नहीं पहुंची है, जिसको आप उपनिवेशवाद से भी कनेक्शन बना सकते हैं, एक आधुनिकता के साथ भी ये कनेक्शन देखा जा सकता है, और आधुनिकता जो हमारे यहाँ आई है उसका एक डायरेक्ट कॉलोनियलिज्म और उपनिवेशवाद के साथ एक कनेक्शन रहा है। तो उस लेवल पे एग्जाम्पल एकदम क्लियर है कि जो नई संवेदना जो बन रही थी, उसमें महिलाएं हैं जो असहज महसूस कर रही थी सेम इसी तरह के परफॉर्मेंस को देखने के लिए। लेकिन वही जो सेम चीज है, सेम कंटेंट है, सेम ट्रूप है, जो जा रहा है एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, जिसके साथ मैं जा रहा हूं, और वो हम बहुत ही मजे से देख रही है, एकदम खूब, कभी कभी तो एकदम एक्टिव पार्टिसिपेशन है, प्रत्यक्ष रूप से उसका पार्टिसिपेशन देख सकते हैं, बैठ के कभी कभी साथ में गा रही है। तो ये मामला है, क्योंकि लौंडा कलाकार है कि बहुत बार है जो स्त्रियों के गाने गाते हैं, औरतों के गीत गाते हैं, तो औरतों के गीत जब गाते थे वो लोग, तो साथ में जो कोरस, जो महिलाएं साथ साथ में कोरस देती थी, और नॉट नेसेसरली काफी साफ सुथरा और देवीय गीत होता था, देवीय या उस तरह के धार्मिक गीत होता था, कभी कभी शादी के गीत होता था, कभी कभी छेड़खानी जैसे भी गीत होते थे, लेकिन उसमें पार्टिसिपेशन एकदम क्लियर था। तो एक एग्जाम्पल मैं क्लियर बता रहा हूं जहां पर कि उपनिवेशवाद का कनेक्शन देख सकते हैं। दूसरा ये हुआ है इस रीजन में, इस क्षेत्र के बारे में अगर बात करें, तो ये डायरेक्ट जो कॉलोनियलिज्म के साथ जो डायरेक्ट जो उपनिवेशवाद का कनेक्शन बहुत कम रहा है। एक लेवल पे संस्कृति के लेवल पे देखें तो एक लेवल पे बहुत ही कम रहा है, इसलिए ये क्षेत्र कुछ दिनों तक बहुत ही अछूता रहा है। अभी तक भी देखें तो बहुत सारे जो कल्चरल प्रैक्टिसेज हैं, जो गाने के प्रैक्टिसेज हैं, जिस तरह के प्रैक्टिसेज हैं, वो लगभग आपको बंगाल में ऑलरेडी है जो संशोधित हो चुका है। पुणे में चले जाएं तो उसका एक ऑलरेडी मिडिल क्लास ने अप्रोप्रिएशन कर चुका है और अपने रूप में बदल दिया है। ये प्रोसेस है जिसमें अभी भी बिहार का बहुत सारा भाग है जो उस तरह से उसको बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं किया है। यूपी का भाग है, झारखंड का भाग है जो बहुत वहाँ पे नहीं पहुँचा है। तो ये है जो एक कनेक्शन मैं ढूंढने की कोशिश किया हूं। दूसरा है कि ये बार बार हमारे यहाँ खासकर जो कला संस्कृति का क्षेत्र है उसमें बहुत सारे स्कॉलर ने जो लिखा है, किताबें लिखे हैं और जो बातें हुई है, उसमें ये कहा जाता है, आर्गुमेंट ये बनाया जाता है, बस ये की जाती है कि ये तो कलाकार हैं, ये तो मतलब दो तरह की कैटेगरी बन जाती है, एक सेक्स वर्कर हैं, एक डांस वर्कर हैं। और सारी कोशिश ये होती है, प्रूव करने की कोशिश ये होती है कि हमारे कलाकार हैं, डांस वर्कर हैं, इनको सेक्स वर्कर आप नहीं बनाइए। मैं दूसरा एग्जाम्पल आपको देना चाहता हूं। कुछ साल पहले हमारे पटना से लगभग 80 किलोमीटर 70-80 किलोमीटर का एक एरिया है बाढ़।
तो बाढ़ में मैंने फील्ड वर्क किया, उसमें एक कोठा, पुराना कोठा है। पुराने कोठे पे क्या हो रहा है कि अब लोग मुजरा-उजरा चल नहीं रहा है, लोग आ नहीं रहे हैं वहाँ पे। तो ये सारे लोग हैं जो 2 जगह गए, एक तो पहले बार डांस में गए, मुंबई गए, लेकिन वहाँ भी बैन हो गया, सब कुछ बंद कर दिया गया, तो फिर से वापस आए। ये लोग अभी ऑर्केस्ट्रा में परफॉर्म करते हैं। कुछ लोग हैं जो उसी कोठे से, कुछ सदस्य हैं जो सेक्स वर्क में हैं, पार्टिसिपेट कर रही है, कुछ है जो ऑर्केस्ट्रा में जा रही है, कुछ है जो वार डांस में भी काम कर रही है। तो ये जो माना जाता है, काट के देखा जाता है कि ये है जो आइदर सेक्स वर्क में पार्टिसिपेट करते हैं या डांस वर्क में पार्टिसिपेट करते हैं, दोनों का एक अलग अलग तरीका है और अलग अलग लेवल हो सकता है, वो शायद यहाँ पर टूटता हुआ नजर आता है। क्योंकि ये भी देखा गया है कि अगर बहुत बार आपको फिजिकल, अगर बॉडी बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि डांस करने के लिए आपको एक्टिव बॉडी चाहिए, अगर रात भर डांस करना है, नाच करना है, नहीं करना है, तो बहुत बार वही लोग हैं जो कुछ सालों के बाद सेक्स वर्क में आ गए। तो ये जो बाउंड्री बना के हम देख रहे हैं कि ये सेक्स वर्क है, ये डांस वर्क है, खासकर ये डिबेट हमारे यहाँ काफी मजबूत है, और यही डायलॉग दिया जाता है कि नहीं, उनको कलाकार की तरह से देखिए, सेक्स वर्क की तरफ से नहीं देखिए। तो ये बाउंड्री में भी सेक्स वर्क और डांस वर्क की बाउंड्री है, जो लगभग बहुत सारे जो फील्ड वर्क हमारे मैंने जो किया है उससे बाउंड्री टूटती हुई नजर आती है। तीसरा जो कंट्राडिक्शन इमर्ज होकर आ रहा है वो है श्रृंगारिक और कामुकता को लेकर। तो मैं कल एग्जाम्पल भी दे रहा था, नमन ओझा थे, और मैं एग्जाम्पल भी दे रहा था कि अभी भरतनाट्यम में काफी चल रहा है, खासकर क्लासिकल डांस में चल रहा है हमारे यहाँ, कि पूरी कोशिश की जाती है कि आप श्रृंगार कीजिए, उसकी अनुमति हमारे शास्त्रों में है, नाट्य शास्त्र उसकी अनुमति देता है। तो श्रृंगार के लेवल पे आप जहां तक जा सकते हैं, जहां तक जाइए, श्रृंगार इस लेवल पे नहीं ले जाइए कि कामुक बन जाए। लेकिन ये भी है कि श्रृंगार का एलिमेंट कामुकता है, जो श्रृंगार का एक एलिमेंट है, उसको काट के आप एक नहीं देख सकते हैं। अगर हम कल पोज ही देख रहे थे, बहुत सारे जो पोजेज थे, बॉडी के जो बहुत सारे पोज थे, उसको कामुक कहा जा सकता है। तो जो कामुकता और श्रृंगार को लेकर जो बातें होती है, उसको हम कहाँ तक देख सकते हैं, इसको लेकर बातें की जा सकती है। तो ये जो पूरे जो एक लो क्लास या उस तरह से निम्न वर्गीय जो संस्कृति है, उसको काट कर देखने का ये भी तरीका होता है कि ये तो श्रृंगार ठीक है, आप श्रृंगार कीजिए, लेकिन आप, ये सारे लोग हैं जो कामुकता में पार्टिसिपेट करते हैं, ये लोग हैं जो वल्गैरिटी में चले जाते हैं, तो इनका जो रवैया है देखने का बॉडी को लेकर, वो है जो खत्म कर दिया जाता है, वो उस लेवल पे जा ही नहीं पाते हैं। तो यहाँ पे हमें ये भी सवाल करना पड़ेगा कि श्रृंगारिकता का यहाँ मतलब क्या है। मतलब ये, इसका मतलब कोई स्पिरिचुअलिज्म से जुड़ा हुआ है, अध्यात्म से जुड़ा हुआ है, कोई और मेटाफर है जिस लेवल पे काम कर रहा है। तो बॉडी के अलावा, शरीर के अलावा जो श्रृंगारिकता की जो हम बात कर रहे हैं, उसका मतलब क्या है, उसको भी देखने की जरूरत है। तो इस पे हम आएंगे। इसके पहले मैं एक दो वीडियो दिखाना चाहता हूँ। वीडियो काफी सेंसेशनल वीडियो है, भोजपुरी वीडियो है, ऑर्केस्ट्रा का है, उसमें है जो कामुकता भर भर के है। अब इसको हम कैसे देखते हैं और कैसे इसमें, तो इसी को लेकर मैं बात करना चाहूंगा आगे भी।
आर्टिस्ट हैं, हम सिर्फ स्टेज पर ही परफॉर्मेंस करना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कोई आके पब्लिक में टच करे, कोई आके मुंह में पैसे दे, हाथ में पैसे दे, इधर टच करे उधर टच करे। तो ये सब भी कभी कभी मैनेज करना पड़ता है। वो लोग यही सोचते हैं ये लोग नाचने वाली हैं तो इनको कुछ भी बोल के निकल जाने का है, इनको कुछ भी बोल दो ये कुछ भी कर सकती है पैसे के लिए, उनकी थिंकिंग यही रहती है। लाइट ऑन कर लाइट ऑन कर। तो ये मैं सिर्फ कॉन्टेक्स्ट दिखाना चाह रहा था, एक संदर्भ दिखाना चाह रहा था जिस कॉन्टेक्स्ट में ऑडियंस और ये नाच हो रहा है। तो इसमें 3-4 पहलू है। एक तो ये है कि अभी नया शिफ्ट भी हुआ है पूरे फील्ड में। तो एक तो कुछ साल पहले तक नेपाल से, बंगाल से लड़कियां आती थी और जनरली अगर आप सिंगर के, भोजपुरी सिंगर के बारे में बात करेंगे, गायक के बारे में बात करेंगे तो अपना जाति को लेकर बात करेंगे। सोई खेसारी लाल यादव हैं, पवन सिंह हैं, तो उनके साथ उनकी जाति आती है, जनरली उनका जाति का कनेक्शन है, एक क्लाउड भी है, उसके कारण से ऑडियंस भी आती है। तो इस तरह का भी मामला है। लेकिन हाल तक ये जो महिलाएं आती थी उनकी जाति नहीं होती थी, किसी को नहीं पता था कि कौन औरतें हैं, कहाँ से आ रही है। तो नेपाल से आती थी, वो बंगाल के साइड से आती थी और जनरली वो है कि एकदम बहुत सारे एक साथ आएगी, परफॉर्म करेगी, अपना स्टेज पे आएगी और ये करेगी। उसके बाद शुरू में ये लोग गाते थे, गीत गाते थे, धीरे धीरे इशारा हो गया है कि ऑर्केस्ट्रा के ये जो रिकॉर्डेड जो गीत है उसी पे ये लोग जनरली गाते हैं। अभी नया जो बदलाव आया है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग बदलाव है। नए बदलाव में लोकल जो कलाकार हैं, जिनका कि एक जाति की पहचान है, जिसका कि एक समाज की पहचान की लड़कियां हैं, वो आना शुरू कर दी इस स्टेज पे। और वो आ रही है तो सिर्फ वो नहीं आ रही है, जेंडर के लेवल पे नहीं आ रही है, वो अपनी जाति समाज को लेकर भी आती है कि आप कौन हैं। तो ये जो लास्ट में आपने जो देखा कि 2 हैं, माही और मनीषा की जोड़ी है, जो टिकटॉक वीडियो से फेमस हुई थी कुछ साल पहले, वो टिकटॉक वीडियो से फेमस हुई थी, वो है जो एक कहा जाए इरोटिक कामुक जो डांस है उसका मॉडल बन के निकली है। और दोनों है जो ब्राह्मण जाति से आ रही है। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो सिर्फ ये नहीं कर रही है कि पहले होता था कि आप है जो पुरुष समाज है और खासकर पुरुष को इंटरटेन करने के लिए इस तरह के परफॉर्मेंस होते थे और म्यूजिकल ये आयोजन किया जाता था। अब है कि ये है जो काफ़ी पावरफुल भी है। अगर बिहार उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में आप जाएं तो 2 ही लोगों के पास बाउंसर होता है, नेता के पास और नहीं तो ये डांसर के पास। बड़ी बड़ी गाड़ियों के साथ घूमते हैं, बड़े बड़े बाउंसर हैं, एकदम पूरा एक है ट्रांजैक्शन, एक नया एस्पिरेशनल कैटेगरी आया है जो हो सकता है कि कभी बॉलीवुड जाने की कोशिश किए थे, सपना देखे थे कि हम कलाकार बनेंगे, वो कलाकार नहीं बन पाए, उनमें टैलेंट है और वो आके स्टेज पे कर रहे हैं। वो गाने सेलेक्ट करते हैं, खुद ही गाने सेलेक्ट करते हैं, उनको पता है कि ऑडियंस के सामने कैसे प्रस्तुत करना है, क्या प्रस्तुति देनी है, कि पैसा आएगा, ये सारा कुछ एक लेवल पे वो भी मैनेज कर रही है। तो ये नहीं सिर्फ कह सकते हैं अभी कि सिर्फ है जो वहाँ पर एक मास ऑफ बॉडी है जो किसको स्टेज पे लाया जा रहा है वो परफॉर्म कर रही है। दे आर ऑल्सो एक्टिव पार्टिसिपेंट्स और एक्टिवली है जो उसमें आ रही है।
तो ये कहे जो मेजर बदलाव आया है, जिसके लेवल पे मैं कहूँगा कि जो इरोटिक कामुकता और श्रृंगार का जो संबंध है, अंतर संबंध है, जो भी बदला है। तीसरी बात जो इससे जुड़ी हुई है कि चूंकि अब वो जाति से आ रही है, तो जिस तरह से पहले कोई तंग कर सकते थे, छींटाकशी कर सकते थे, वो छींटाकशी उस तरह से नहीं कर सकते। वो छींटाकशी करेंगे तो जातियों में लड़ाई हो जाएगी, वो वहीं पे रुक जाएगा परफॉर्मेंस। और ये जब साटा बुक करती है, जो कॉन्ट्रैक्ट बुक किया जाता है, तो उस समय भी ये लोग इंश्योर करते हैं कि हमारी सुरक्षा होनी चाहिए, उसके बाद हम ये करेंगे। तो ये सब भी हुआ है। तो एक बड़ा सा इंस्पिरेशनल कैटेगरी आया है जो स्टेज को खुद ही मैनेज कर रहे हैं, ये लोग कर रहे हैं। तो ये बदलाव एक देख सकते हैं। तीसरी बात जो मैं करना चाहूँगा, इसके अलावा जो बातें हैं, तो इसमें क्या हुआ है कि अभी हाल में जो बदलाव आया है, उसमें अगर आप बिहार, उत्तर प्रदेश के इलाकों में चले जाते तो बहुत सारे हो सकता है कि मेल डांसर आपको रोड पे मिल जाते जो शादियों में गीत गा रहे हैं, डांस कर रहे हैं। बहुत ही हो सकता है कि कोट एंड कोट अभद्र मैस्कुलिन डांस है, उस तरह का है। अभी ये भी इकोनॉमी मेजर रूप से, खासकर मगही बेल्ट से जहाँ से मैं आता हूँ वहाँ शिफ्ट हुआ है, वहाँ पर महिलाएं डांस कर रही है। हाँ, महिलाएं आई है, वो महिलाएं लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, वो डांस कर रही है। गाने सेम हैं, गाने कामुक ही हैं, गाने हैं जो अश्लील ही हैं, गाने हैं जो इरोटिक ही बोल सकते हैं, सेम गाने हैं, सेम रिपटवा है, उस लेवल पे हो रहा है। अब ये जो सारा जो बदलाव आ रहा है, ये जो सारे जो संबंध बन रहे हैं, उसको कैसे देखा जाए, तो ये सब है जो मेरा मोर और लेस सवाल है। तो इस पे एक ब्यूंग चुल हान करके कोरियन फिलोसफर हैं, और वो बेसिकली जर्मन कोरियन फिलोसफर हैं। तो उनका कहना ये है कि जो खासकर उनका जो ये है, वो डिफेंस ऑफ आर्ट, डिफेंस ऑफ ब्यूटी के बारे में बार बार लिखते रहते हैं। तो उनका एक दलील ये है कि अभी जो पोर्नोग्राफी बन रही है और जिस तरह की ट्रांसपेरेंसी सोसाइटी की हम बात कर रहे हैं, उसमें क्या है कि सबको खुलेआम रख देने की बात है, कि सब कुछ भी हिडन नहीं रहेगा। लेकिन इरोटिक और पोर्नोग्राफी में डिफरेंसेज वो यही बताते हैं कि इरोटिक और पोर्नोग्राफी में यही डिफरेंसेज हो जाता है, जहां पर इरोटिक है जो चीजों को परत दर परत खोलती है और चीजों को वेल और अनवेल में खेलती है, पर्दा में रख के थोड़ा सा दिखाती है, थोड़ा सा छुपाती है, या थोड़ा सा उस तरह से इंडिकेट करती है, लेकिन ओपन नहीं करती है। लेकिन जब हम पोर्नोग्राफी की इमेजिनेशन पे आते हैं और इरोटिक इस पे कामुकता पे आते हैं, तो शायद ये है जो सब कुछ परत दर परत एकदम ओपन कर देने की बात है और उसको ट्रांसपेरेंट कर देने की बात है, जिसमें पीछे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। तो एक तो ये लॉजिक आर्गुमेंट है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर हम देखें ऑर्केस्ट्रा को जिस तरह से देखा जा रहा है, मध्यम वर्ग से अगर बात करेंगे, जिस तरह से लोग हिंदी बेल्ट पे लिख रहे हैं, तो उसमें ये माना जाता है कि अगर आप जब तक, तो दो तरह की गीतें चल रही है उस रीजन में। एक है जो बहुत ही धार्मिक गीत है, और दूसरा, दो ही जॉनरा बचा ही है, एक है धार्मिक है और दूसरा है जिसको ऑर्केस्ट्रा, इरोटिक, जो भी नाम देना चाहें नाम दे सकते हैं, और दो ही जॉनरा लगभग बचा हुआ है। तो जहां तक सिंगर है जो रिलीजियस गाने गा रहा है, रिलीजियस में हो सकता है श्रृंगार हो, कृष्ण राधा का मेल मिलाप हो, प्रेम का भावना हो, अगर उस लेवल पे भी जाके कर रहा है, तो वहां पे ये बातें नहीं आती है कि आप है जो वल्गर कर रहे हैं, इरोटिक कर रहे हैं, वो ये बातें, ये सवाल नहीं आता है, ये विवाद नहीं आता है। लेकिन जैसे ही ये बातें इस पे आ जाती है, ओपन में आ जाती है और इरोटिक गाने से जुड़ जाती है, तो ये लेवल हमेशा लग जाता है कि आप हैं जो माने समाज को बर्बाद कर रहे हैं, भाषा को ये कर रहे हैं, और ये है जो हमारी संस्कृति नहीं है, इसको कैसे देखा जाए। लेकिन दोनों में अंतर संबंध भी है, क्योंकि बहुत सारे कलाकार ऐसे हैं जो धार्मिक गानों में जब होता है तो तुरंत है शिफ्ट मार देते हैं। तो जैसे कि अगर कोई त्योहार आ गया, तो हो सकता है तुरंत त्योहारों में है जो सारे जो इरोटिक गाने हैं, जो है जो उसी को चेंज करके वो गीत नए बन के भगवान आ जाते हैं और वो सारे गाने चेंज हो जाते हैं। जब ये आता है तो फिर से ये वापस आ जाता है। तो ये भी चलता है, ये भी इसका एक संबंध है जिसको हमें देखने की जरूरत है। तो जो कनेक्शन मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, और ये कनेक्शन ये है कि जब हम इरोटिक बॉडी देखते हैं, जब इरोटिक बॉडी ही मेरे हिसाब से इसलिए मैं यूज कर रहा हूँ कि वो राइट टर्म है जो कामुकता और श्रृंगार दोनों को साथ मिला रहा है, और नहीं तो फिर से बार बार वो श्रृंगार और कामुकता के लेवल पे हमें जाना पड़ेगा। तो उसमें क्या है कि इरोटिक जब होता है तो देखेंगे कि गाने भी उसी तरह के हैं, इसमें गीत भी उसी तरह से हैं। सो गीत सुनते हैं और गीत सुनते ही आपका बॉडी का इमेजिनेशन आ जाता है। तो गीत ही ऐसा आ रहा है जिसमें बॉडी है जो पूरा इनकोडेड है, इरोटिक बॉडी इनकोडेड है पूरी तरह से। तो आप गीत सुन भी रहे हैं तो आ रहा है, बॉडी के रूप में आ रहा है। लाइटिंग, सारा जो सेंसोरियम वहां पे बनता है, उसमें भी सारी चीजें हैं जो एक दूसरे में निहित हो जाती है, एक दूसरे में समा जाती है, और इसलिए उसका जो स्केल होता है बहुत ही बड़ा होता है। और इसलिए जो ये देखने का तरीका है खासकर इरोटिक को, कि बॉडी के लेवल पे देखा जाए, उसको है कि गाने में, म्यूजिक में, अगर उसमें लिबिडिनल इकोनॉमी जो है वहाँ उस एरिया का, उसमें अगर देखना चाहें तो ये जो बॉडी का मैनिफेस्टेशन है इरोटिक बॉडी का, उसको वो हर एक लेवल पे दिखता है।
तो इसको अंतर्निहित करके कैसे देखा जाए, इस पे मैं कुछ काम करने की कोशिश कर रहा हूं। दूसरी बातें जो मैं कर रहा था कि जो सवाल जो बहुत ही फंडामेंटल सवाल है, वो आर्ट के लेवल पे भी, कला के लेवल पे भी सवाल है कि नाच को कामुकता क्यों चाहिए। दूसरी बात है कि नाच को कामुकता क्यों चाहिए, या कामुकता क्यों चाहिए, कामुकता ये श्रृंगार एक कला को क्या देता है। इससे शायद यह भी स्पष्ट हो कि कला में कामुकता का मामला महज एक निरूपण तक नहीं है, एक सिर्फ रिप्रेजेंट, जैसे बहुत बार हम बात करते हैं तो उसको हो सकता है रिप्रेजेंटेशन के लेवल पे छोड़ देते हैं, लेकिन वो मामला वहां तक नहीं है। एक उसका एक एस्थेटिक वैल्यू भी है, एक सेंसोरियम भी क्रिएट करता है। तो उसको हम कैसे देखेंगे, तो इसकी भूमिका कुछ और भी है, कभी श्रृंगार के स्तर पर, तो कभी कामुकता या फैंटासी के लेवल पे भी देख सकते हैं। कला में कामुकता भर भर के है। कभी कभी तो लगता है कि जिसका जिक्र कल प्रोफेसर अमून आहूजा भी कर रहे थे कि प्रतिबंधित चीजों को दिखाना या करना और अपने आप को एक स्तर पर हमें कामुकता के लेवल पर ले भी जाती है। तो सिर्फ कामुकता का मतलब ये नहीं है कि चीजें नेसेसरली इरोटिक बॉडी वहां पे दिखे। जब चीजें एक टोटेम में होती है, एक प्रतिबंध में भी होती है, तो नेसेसरली भी होती है जो एक लेवल पे इरोटिक काइंड ऑफ फीलिंग देती है। उसको लगता है कि आप उसको ब्रेक करें, और जब दोनों चीजें मिल जाती है तो शायद उसका इफेक्ट है जो ज्यादा बढ़ जाता है। तो इस लेवल पे भी बातें की जा सकती है। कलाकार को कामुकता क्यों चाहिए, और इसको लेकर हम बात कर सकते हैं, और इसको लेकर बहुत सारी बातें हो सकती है जिसपे मैं आऊंगा। दूसरा है कि श्रृंगारिकता और कामुकता का क्या रिश्ता है, जो कि बहुत बड़ा एस्थेटिक्स रिलेशनशिप हमारे देश में तय करता है, जिसको लेकर श्रृंगार को लेकर बहुत एक्सेप्टेंस है। श्रृंगार को लेकर, श्रृंगार रस सबके बारे में हम बात करते हैं, उसको लेकर एक्सेप्टेंस है। लेकिन जब कामुकता की बात आती है तो उसको लेकर एकदम पूरा एक दृष्टि बन जाती है कि नहीं, ये तो कुछ अलग है। तो क्या चीज है जो उसको अलग कर रही है। यहीं पे हमने वीडियो देखा, अगर हम कहें तो हम अधिकांश लोग कहें कि ये कामुक तरह का था, ये श्रृंगार उस लेवल पे नहीं आ रहा है, परतें नहीं खुल रही है, या उस तरह का प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है डांसर, या जो देखने वाले लोग हैं जो उस तरह के प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं जिस तरह के प्रोसेस में शायद श्रृंगार रस जाता है या श्रृंगार की भावना आती है। तो ये मामला हो सकता है। तो कल जो, और दूसरी बात यह है कि कल जो राधा वल्लभ त्रिपाठी जी बात कर रहे थे कि तो बता रहे थे कि श्रृंगार को जहां अध्यात्म से बहुत बार जोड़ दिया जाता है उसको, तो क्या हम उसको सेकुलर वे में देख सकते हैं, उसका एक तरीका हो सकता है, उसको देखने का कुछ ये बन सकता है क्या। सो कलात्मक शर्म और कामुक शर्म वो जो है, और जो सेक्स वर्कर और जो डांसर का जो डिवीजन है, उसको कौन सी चीजें हैं जो अलग कर रही है। अगर हम मान रहे हैं कि सेक्स वर्कर भी अभी सर्विस दे रही है, अगर आप हांगकांग में जाए, बाकी जगह जाएं, तो सर्विस प्रोवाइडर हैं, वो भी सर्विस दे रही है। तो सर्विस का जो इकोनॉमी है, कलाकार भी है जो एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, बोथ आर पार्टिसिपेटिंग इन वैल्यू क्रिएशन, दोनों है जो एक तरह के वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन वो कौन सी बाउंड्री है जहां पर की है सेक्स वर्कर बना दी जाती है या लेबल लगा दिया जाता है, और जहां पर दूसरे लोग हैं जो आर्टिस्ट बन जाते हैं। ये भी तो हो सकता है कि सेक्स वर्कर हैं वो इस तरह से आर्टिस्टिक ढंग से या एस्थेटिक ढंग से लोगों को प्लीज कर रही है, या बॉडी का ही यूज कर रही है, जिसमें ये बाउंड्री टूट सकती है। तो ये बाउंड्री जो बनाया गया है, जिस बाउंड्री से देखा गया है, अगर हम उस बाउंड्री से देखते रहेंगे तो बहुत सारे कम्युनिटी को, कलबलिया कम्युनिटी राजस्थान में थी, हाल तक उनको ये कहा गया कि ये सेक्स वर्किंग कम्युनिटी है। लेकिन देखिए इमेंसली टैलेंटेड कम्युनिटी है, बहुत तरह की कलाएं जानती है, लेकिन सिर्फ उसके एक पक्ष को लेते हुए बात की जाती है। तो मेरा ये उद्देश्य है कि दोनों चीजों को साथ में कैसे देखा जाए, और दोनों चीजें कैसे एक दूसरे के पूरक है, नॉट नेसेसरली कि दोनों है जो अलग अलग काट के देखा जा सकता है। काटने से ये हो रहा है कि न तो आपके उसकी बॉडी का जो पोटेंशियल है जो इरोटिक प्रोड्यूस करता है, और कला के लिए इरोटिक प्रोड्यूस करता है, न तो आप उसको देख पा रहे हैं, और दूसरी बात है कि उसको आप मार्जिनलाइज भी कर दे रहे हैं। तो ऑर्केस्ट्रा का अभी तो बहुत ज्यादा ये हुआ है कि पूरे नॉर्थ इंडिया में कहा जाए कि अभी कोई भी पॉपुलर कल्चर में अगर कुछ बड़ा हुआ है अगर 20 सालों में, तो ऑर्केस्ट्रा से बढ़ के अब सारी संस्कृति को बदल के रख दिया है। गाने के तरीके, डांस करने के तरीके, सारे बदलावों का जो 90s के बाद जो ऑर्केस्ट्रा आया है, तो एक लेवल पे हम कह सकते हैं कि ऑर्केस्ट्रेशन हुई है पूरी संस्कृति की, खासकर भोजपुरी, मगही और ये जो पूरा बेल्ट है उसमें। लेकिन ये ऑर्केस्ट्रेशन का विस्तार आप पंजाब तक देख सकते हैं, हरियाणा में भर भर के हुई है, तो हरियाणा में भी है। ये पूरा एक बेल्ट, नया बेल्ट बना है जिसका पूरा इकोनॉमी है जो लिबिडिनल इकोनॉमी है। अगर कलाकारों की इकोनॉमी देखा जाए तो लिबिडिनल इकोनॉमी से चल रही है। लेकिन उसी को हम अगर एक मध्य वर्ग उसको कैसे लेगा, उसके साथ कैसे डिबेट करेगा, एरोटिक के डिफिनेशन शायद हमें बदलने की जरूरत है, देखने की जरूरत है। खासकर जहां पर ये महिला कलाकार आ रही है और अपने बॉडी को रिक्लेम कर रही है,
वो डांस डिसाइड कर रही है, वो सॉन्ग कर रही है। अभी तो बहुत सारी लोकल लड़कियां भी आई है जो बहुत तरह की, क्योंकि उनको पता है कि अगर वायरल होना है तो आपको इरोटिक डांस करना पड़ेगा। तो क्या होता है कि दो तरह का, एक है कि शुरू में फैमिली अलाउ नहीं करती है तो कहती है कि ठीक है बेटा, जागरण गाना है तो जागरण गाने के लिए चले जाओ, और स्कूल में प्रार्थना गाना है तो गाने के लिए चले जाओ। तो शुरू में ये लोग जागरण गाते हैं, जागरण गाने से 10 गांव में आपका नाम होता है। उसके बाद होता है कि जागरण गाने के बाद एक दिन देखेंगे कि ये सुपर हिट दे रही है, और सुपर हिट आ रहा है इरोटिक के फॉर्म में। और उसके बाद है कि एक एक्सेप्टेंस मिलता है, क्योंकि वही है जो इकोनॉमी है इनको कलाकार बना सकती है। लेकिन इन कलाकारों की इकोनॉमी भी आप देखना चाहेंगे तो कोई भी उस तरह से बहुत ही मजबूत पारिवारिक परिवेश से नहीं आया है जहां पर ये कलाकार बनने के लिए सोच सकते हैं। तो जब फील्ड वर्क कर रहे थे हम पटना में, तो कोई है जो 3,000 कमाया है, कोई है जो 4,000 कमाया है, लेकिन सबको एक इच्छा है कि एक वायरल कर देना है वीडियो। और वो वायरल तभी हो सकता है जब आप इरोटिक इकोनॉमी में, लिबरल इकोनॉमी में पार्टिसिपेट करें। तो इससे नए नए बहुत तरह के बहुत ही बढ़िया बढ़िया कलाकार आए हैं। बाद में ये हो रहा है कि वो लोग हर एक तरह के गीत गा रहे हैं, वो पॉलिटिकल गीत भी गा रहे हैं, राजनीति के गीत भी गा रहे हैं, वो धार्मिक गीत भी गा रहे हैं। लेकिन इसके बिना है जो काम नहीं चल रहा है, ये है जो आपको एक इरोटिक हिट देना है, एक सुपर हिट देना है, तभी आपकी इकोनॉमी है जो चल सकती है। और यही एक है जो एक लेवल पे फिनोमेना बन गया है, कल्चरल फिनोमेना बन गया है कि कलाकार बनने के लिए आपको इस इकोनॉमी में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं चल सकता है। मैथिली ठाकुर हो सकता है एक्सेप्शन हो, लेकिन मैथिली ठाकुर दिल्ली में रहती है, लेकिन जो लोकल कलाकारों में इसमें एक एक्सेप्टेंस है उस लेवल पे। तो जो कुछ कुछ जो कनेक्शन है, एक दो जो कनेक्शन, तो एक जो फील्ड वर्क से जो मैं देखा कि एक लड़की है जो डांस कर रही थी पहला वीडियो में, उसमें देखेंगे कि अगर उससे डेली लाइफ में आप मिलने जाएं तो उसका कोई प्रेजेंस नहीं है, कुछ भी नहीं, एकदम ऐसे ही दुबली पतली लड़की बैठी हुई है, न प्रोग्राम हो गया है, कल के प्रोग्राम का वेट कर रही है, कोई ये नहीं, एकदम साधारण सी कुछ नहीं है। जैसे ही वो स्टेज पे जाती है उसका प्रेजेंस देखने लायक होता है। वो जो एकदम दुबली पतली चुपचाप साइलेंट जो लड़की बैठी हुई थी, उसका जब बॉडी प्रेजेंस बनता है स्टेज पे, तब आप देखते हैं कि किस तरह से इरोटिक है, जो बॉडी का एक नया डायमेंशन दे सकता है, जो आप स्टेज पे ही देख सकते हैं, वो आम दिनों की लाइफ में नहीं देख सकते हैं, आम इनकाउंटर में नहीं देख सकते हैं। आप उसको ऐसे देख के बेदेखी कर दीजिएगा, लेकिन वहां है जो सारे अटेंशन की जड़ वो हो जाती है, जैसे मूव करती है, सारी आईज मूव करती है, सब लोग उसका एकदम पूरा एक तरह का रिदम में, उसके रिदम में मूव करते हैं। तो ये जो मैं डायमेंशन की बात कर रहा हूं, ये डायमेंशन है जो इरोटिक से आ रहा है। और इस पे माया एंजेलो का एक फेमस पोएम है, फिनोमिनल वुमन करके एक पोएम है, जिसमें वो बता रही है कि किस तरह से, और पोएम का कोई एक पार्ट में पढ़ना चाहूंगा यहाँ पे। तो वो बता रही, आई से इट इज द फायर इन माई आईज एंड द फ्लैश ऑफ माई टीथ, the swing in my waist and the joy in my feet, I am a woman phenomenally। तो जो बात कर रही है कि क्या है जो इरोटिक का, और वो अगर मैं आपको बात कर दूं कि अगर उसको लड़की को जिसकी मैं बात कर रहा हूं उसका नाम पूजा है, और क्योंकि उसमें नाम भी बदलते रहता है तो मैं सर्टेनिटी के साथ नहीं बता रहा हूँ कि उसका नाम पूजा ही है, एक नाम हम ले लेते हैं। तो वहाँ पे अगर उसको आप कहीं पे दूसरे पे जगह पे बिठा दीजिए तो शायद वो जो बॉडी का प्रेजेंस है, शायद जो उसकी आर्टिस्टिक प्रेजेंस है वो आप नहीं देख पाएंगे। तो इसमें क्या कर रहा है कि सारी दिक्कतों के बावजूद, मैं ये नहीं कर रहा हूं कि वहां पे मर्दानगी का मामला नहीं है, वहां पे ये पैट्रियार्की नहीं है, सारे कुछ के बावजूद अगर कोई एंट्री पॉइंट वहां पे दे रहा है, बॉडी का ये डायमेंशन खोल रहा है, तो इरोटिक खोल रहा है, जो शायद ये जो धार्मिक गीतें भी उगा रही है तो टैलेंट उभर के नहीं आ रहा है। टैलेंट का मतलब मेरा यहाँ पर एस्थेटिक्स टैलेंट है, जो डांस कर रही है, जिस तरह से वो पूरा सेंसोरियम क्रिएट कर रही है, वो वही कर सकती है जब वो स्टेज पे है, और वो ही तभी हो सकता है जब वो इरोटिक बॉडी में पार्टिसिपेट करती है या इरोटिक इकोनॉमी में पार्टिसिपेट करती है। तो ये किस तरह से इरोटिक बॉडी है या इरोटिक जो आयाम है, जो बॉडी को एक नया डायमेंशन दे रहा है, जो जनरली हम नहीं देखते हैं, कि किस तरह से इरोटिक एलिमेंट आने के बाद एक आपका शरीर का जो आयाम आप नहीं जानते थे कि ये पर्सन इतना बड़ा काम कर सकता है या कर सकती है, वो कर पा रहा है। ये है जो एक इरोटिक का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, जो हम देखते हैं कि किस तरह से हाउ इरोटिक कैन प्रोड्यूस अ न्यू सेंस ऑफ एस्थेटिक्स, अ न्यू सेंस ऑफ बॉडी, जिसमें हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर वही है जो माया एंजेलो का जो पोएम वही है, वो बता रही है कि किस तरह से जो बॉडी का, वो बता रही है कि ना तो मैं खूबसूरत हूँ, ना तो उस लेवल पे मैं कुछ, ये लोग पसंद करते हैं मुझे, लेकिन जब मैं इरोटिक बनती हूँ, जब मैं इरोटिक मूव लेती हूँ तो सारी नजरें मेरे ऊपर आ जाती है। यही पॉइंट में बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जहां पर इरोटिक मूव आता है वहां पर सारी सेंसोरियम आपकी एक साथ आ जाती है, और ये पोटेंशियल है, इरोटिक की एक पोटेंशियल है जिसको हम नजरअंदाज करके इस एरिया का और इस क्षेत्र के एस्थेटिक्स के बारे में हम बात नहीं कर सकते हैं।
दूसरा डायमेंशन हम ऑफकोर्स ले सकते हैं, ये कौन सारे कलाकार हैं। तो जैसा मैं बता रहा था कि सारे कलाकार हैं जो बहुत ही कभी कभी गरीब बैकग्राउंड से आए हैं, माइग्रेंट हैं, और उस तरह से कोशिश कर रहे हैं कि हम कलाकार कैसे बन सकते हैं। तो कलाकार को किस तरह से एक तरह का एक बेस दे रहा है, जो कि अगेन उसका लिबिडिनल इरोटिक इकोनॉमी है। एक पॉइंट जो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा था कि ये जो डायमेंशन की, जो मैं 3-4 डायमेंशन की, एक बात तो मैं बताया कि इरोटिक किस तरह से एक आर्ट को प्रोड्यूस कर रहा है और आर्टिस्टिक बॉडी बना रहा है। दूसरी बातें कर रहा था कि किस तरह से इरोटिक को सिर्फ बॉडी पे ही केंद्रित करने की जरूरत नहीं, शरीर पे केंद्रित करके देखने की जरूरत नहीं है। उसको साउंड, लैंग्वेज, सब कुछ जो सपोर्टिव एलिमेंट्स है वो सब कुछ साथ में कैसे मोबिलाइज कर रहा है, उसके लेवल पे देखने की जरूरत है। और तीसरी बातें मैं जो बता रहा हूँ कि किस तरह से एक तरह का जो ये जो उपनिवेशवाद ने एक जो संस्कृति दिया है, जिसको लेकर हम ये बात करते रहते हैं कि जो ये डायमेंशन बना है कि क्या कारण है कि ये जो बिहार यूपी का जो एरिया है जो रेगुलेट नहीं हो पाया। जैसे अगर बंगाल का देखें, कुछ कुछ पार्ट है जो हो सकता है कि जब वहाँ पे समाज बना, मिडिल क्लास बना, तो वहाँ पे बहुत ही रेगुलेट हो पाया है। कुछ कुछ प्रैक्टिसेज है जो यहाँ पे अभी भी रेगुलेट नहीं हो पाई है, और ये रेगुलेट नहीं हो पाई है इसका एक डायमेंशन हम ऑर्केस्ट्रा में भी देखते हैं। लेकिन इस तरह के बहुत सारे पहलू हैं, जैसे ये होता है ये लौंडा नाच को लेकर हम बात कर सकते हैं। तो लौंडा नाच में जो मैं गाना बता रहा था कि लौंडा बदनाम हुआ नसीबन तेरे लिए, बहुत ही पॉपुलर गीत है। अगर कहीं भी आप मध्यम वर्गीय जो बिहार से आते हैं, यूपी के एरिया से आते हैं, अगर उनको सुना दें तो उनको कहेंगे कि ये तो यार बहुत ही और ये है अश्लील है। लेकिन मुन्नी बदनाम हुई आती है, मुन्नी बदनाम हुई जब गाना आता है दूसरे फॉर्मेट में, तो एक्सेप्टेड हो जाता है। तो यहाँ पे अगेन दो लेवल पे इरोटिक है जो काम कर रही है कि जब ये लौंडा बदनाम हुआ नसीबन तेरे लिए गाया जा रहा है, जब उसमें लौंडा पार्टिसिपेट कर रहा है, जब वो लोग गा रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, भागीदारी कर रहे हैं, तो उसको लेकर एकदम आपको घृणा बनी हुई है। एक घृणा है जो बॉडली लेवल पे है, सामाजिक लेवल पे है, संवेदना के लेवल पे है। लेकिन जब उसी गाना का थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन करके मुन्नी बदनाम हुआ हो जाता है, तब जाकर उसको बहुत ही एक्सेप्टेबिलिटी होती है। आप बोलते हैं बच्चों को कि मुन्नी बदनाम हुआ पे दो डांस कर लो। तो ये जो इरोटिक का जो भावना है, इसमें कौन सा एलिमेंट है? ये जो कामुक है, एक है जो कामुक बन जा रहा है, लौंडा बदनाम हुआ कामुकता का प्रदर्शन बन जाता है। लेकिन ये जो है जो श्रृंगार का एक प्रदर्शन बन जाता है, या दूसरा भी इकोनॉमी उसको बोल सकते हैं कि न्यू लिबरलिज्म में एक एक्सेप्टेंस है उसका। वो कौन सी ये जो मापदंड है या कौन से उसके मानक हैं जो इसको तय कर रहे हैं, तो इसको लेकर भी बात कर सकते हैं। तो एक तो कामुकता और श्रृंगार का मामला है जो क्लासिकल डांस में भर भर के है। दूसरा मामला यहाँ पे है कि दोनों गाने लगभग एक ही तरह के हैं, दोनों में एक कोशिश है कि इरोटिक बॉडी को मूव किया जाए, मोबिलाइज किया जाए। लेकिन अभी भी आपका जो नजर है जो दो अर्थी में बना हुआ है, दो तरह के मापदंड बने हुए हैं, तो इसको लेकर भी बात की जा सकती है। दूसरा है कि अब इसको हम, एक तो है कि जेंडर के लेवल पे जो भी भोजपुरी के इस तरह के गाने और डांस देखते हैं, जेंडर के लेवल पे बहुत सारी दिक्कतें हैं, प्रॉब्लम है, भरा हुआ है, मैस्कुलिन है, पैट्रियार्कल है उस सेंस में। लेकिन रिहाना है जो गीत गाती है, डांस करती है। अब रिहाना के अगर हम गीत सुने, रिहाना के अगर हम डांस देखें, तो ये बातें जो इरोटिक बॉडी, क्योंकि इरोटिक बॉडी का मामला एक लेवल पे मटेरियल बॉडी का भी है, भौतिक बॉडी के लेवल पे भी हम बात कर रहे हैं। तो क्या हम उस बॉडी को छोड़ दें? ये है, अगर साफ सुथरी संस्कृति करनी है जो बहुत जगह साफ सुथरी की भी गई है, तो क्या हम सिर्फ उसको श्रृंगार के लेवल पे, सोफिस्टिकेटेड श्रृंगार के लेवल पे लाके छोड़ दें, या इसकी पॉसिबिलिटी बनती है कि हम इसको रिक्लेम कर सकते हैं? तो इसका काफी बढ़िया एग्जाम्पल मिलता है हमें, जहां से भोजपुरी के माइग्रेंट्स गए हैं बहुत सारे कैरेबियन कंट्रीज में। दोपट्टी करके एक बहुत बड़ी डांसर है और सिंगर हुई, शुरू में इसी तरह के बहुत सारे प्रोग्रामेटिक गाने गा रही थी, स्टेज परफॉर्मेंस कर रही थी। बाद में उन्होंने एक नए तरह से बॉडी को रिक्लेम किया और उसमें नई तरह की पोटेंशियलिटी दिखी। और अभी तो वो है जो बाद में तो काफी बढ़िया एक फेमिनिस्ट जो हो सकता था, एक फेमिनिस्ट डायमेंशन भी दे दिया सारे देश को, एक स्त्रीवाद और फेमिनिस्ट उसका डायमेंशन भी दे दिया। तो जिस लेवल पे मैं देख रहा हूं इस फील्ड को, इसमें काफी पोटेंशियल है, काफी ऊर्जा है, बहुत ही ऊर्जा है, बहुत सारे भर भर के कलाकार आ रहे हैं। और ये सब सारा कुछ इसलिए हो रहा है कि इरोटिक की डायमेंशन खोल रहा है। और तो इसके कारण से हो रहा है कि बहुत सारे कलाकार आ रहे हैं जो बहुत तरह के काम कर रहे हैं। तो एक काम है जो हो सकता है, पॉसिबल है कि थोड़ा सा एक नया डायरेक्शन दिया जाए। जो काम दोपट्टी ने
कैरिबियन कंट्रीज में किया कि एकदम ही प्रोब्लेमेटिक जोन से लाकर उसको एक नया बॉडी का एक नया डायमेंशन देते हुए एक फेमिनिस्ट डायमेंशन तक भी लाकर उसको ले गई, तो वो क्या पॉसिबल है क्या? रिहाना को लेकर ये सवाल बार बार आता है कि रिहाना क्या is she not producing again masculine kinds of like patriarchal kinds of songs and dance? लेकिन एक सवाल ये बस ये भी आती है कि रिहाना शायद है जो इरोटिक के नए डायमेंशन को पद दर पद खोल रही है या ऐसे जोन में इंटर कर रही है जिस जोन के बारे में हम बात नहीं करते हैं और जो जोन अभी हमारे सवालों में नहीं आया है। तो बहुत सारे आप डांस के ये देखेंगे तो बहुत सारे बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है, लेकिन बहुत सारे देखेंगे तो ये सारी चीजें हैं जो कॉम्प्लिकेट हो जाती है। तो कॉम्प्लिकेशन, तो ये जो कॉम्प्लिकेशंस है उसी में इस डायमेंशन को मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ। और खासकर जो मैं बता रहा था कि अभी सबसे रिसेंट एग्जांपल्स है उसमें एक लेवल पे सामाजिक में एक स्वीकृति बनी है, मैंने स्वीकार किया गया है कि उसमें महिलाएं भी आके शादी के गीत गा सकती है, डांस कर सकती है और खूब इरोटिक डांस गाने पे डांस कर रही है। तो अगर महिलाएं अगर वहां पे इरोटिक डांस कर रही है, भाई गाना गाने वाला जो है, जो कंपोजिशन करने वाला है, जो गीत ये लिख रहा है अभी भी बहुत ज्यादा मर्द ही है, मेल ही है। अगर वो बदल जाए एक लेवल पे तो एक लेवल पे पॉसिबिलिटी बनती है कि ये जो इरोटिक जोन में जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसका एक नया डायमेंशन खुलेगा, उसके बारे में नई तरह से बात हो सकती है। कितना टाइम है? 5 मिनट्स, ओके। तीसरी बातें जो मैं बता रहा था कि उसमें तेजस्विनी निरंजना का जो काम है, उन्होंने एक काम किया है द्रौपदी को लेकर ही किया है। उन्होंने बताया है कि किस तरह से ये जो बॉडी सेंट्रिक जो इरोटिक को हम बॉडी में ही देखते हैं, शरीर में ही, जिस्म के लेवल पे ही देखते हैं, उसको है जो साइन के लेवल पे देखने की जरूरत है। बॉडी को एक साइन के लेवल पे देखने की जरूरत है। जो साइन है, जो बॉडी है, जो एक साइन बनाती है, लेकिन वो साइन है जो आपको म्यूजिक से भी आ रहा है, वो साइन आपको लाइट से भी आ रहा है, वो साइन आजकल डिजिटल सेंसोरियम से भी आ रहा है। तो ये साइन के आपस में जो डायलॉग बन रहे हैं उससे भी जो इरोटिक का नया डायमेंशन बन रहा है और जो ओपन हो रहा है उसको भी बॉडी से अलग करते हुए हम बॉडी को कैसे देखें और इरोटिक को नए ढंग से, जहाँ पर डिजिटल बॉडी क्रिएट हो रहा है, नए तरह के मैनिफेस्टेशंस बन रहे हैं, उसको हम कैसे ला सकते हैं। तो इसी को लेकर मेरी छोटी मोटी बात थी जिसको मैं यहाँ पे रखना चाह रहा था। बाकी मेरा इस फील्ड में अभी भी काम चल रहा है, तो हो सकता है 2-4 साल के बाद मैं बढ़िया से अपनी प्रस्तुति दे पाऊंगा। थैंक यू सो मच। Thank you so much, sir. It was a truly fascinating and an eye-opening और मुझे बिल्कुल विश्वास है कि हम सब के पास इतने सारे प्रश्न हैं और I'm sure we will have a very very intense and valuable discussion. और just to begin with, जो ये आपने सवाल हमारे सामने प्रस्तुत किया है, the whole question of art, aesthetics and erotic, ये बहुत ही intimately enmeshed है सर। मैं while I was listening to you, मेरा एक question ये है, I mean not a question, it's just a query, and then everyone I insist that you all can think of questions, we'll just come towards that. First of all, thank you once again for this great discussion. So question मेरा है कि जब हम erotic को एक public sphere में ले जाते हैं, do you think that is what makes it more erotic? ये private public का जो distinction है, और जहाँ तक यूपी बिहार का है, क्या आपको ऐसा लगता है कि ये post independence या say post 70s ये फिनोमिना बहुत ज़्यादा उभरा है या 90s के towards? So अगर आप थोड़ा सा टाइम का अगर हमें स्पेसिफाई करें, एंड ऑल्सो व्हेन इट कम्स टू इरोटिक सर, आपको क्या लगता है? इट्स सो मच टू डू विद सेंसेशन, राइट? सो एंड हम जो सेंसेस की बात करते हैं, दैट इज स्पेशली दैट विजुअल सेंसेशन। तो एक साइकोएनालिसिस कॉन्सेप्ट है जो कि कहते हैं प्लेजर इन लुकिंग। सो डू यू थिंक ये जो परफॉर्मेटिव है ऑफ द इरोटिक, जो कि क्या एस्थेटिक्स है, क्या इरोटिक है, ये तो आई एम श्योर वी विल डिस्कस। तो इसमें ये विजुअल फैंटेसी जो है, ये मुझे ऐसा लगता है कि आज जो डिजिटल है, द इंटायर रेल्म ऑफ प्लेजर इज विजुअल। तो क्या विजुअल इज व्हाट मेक्स इट इरोटिक,
जैसे हम क्या साउंड, आई मीन साउंड इज ऑल्सो इरोटिक, सो आई जस्ट वॉन्ट टू, आई वॉज काइंड ऑफ इंटरेस्टेड इन नोइंग दैट पब्लिक प्राइवेट वेल अनवेल जो आपने बोला एक बहुत फाइन बाउंड्री है. It's not disclosing everything, so if you can, and then we can take, or should we take the questions also? I think can we do that, or would you like to? Yes. सो थैंक यू सो मच, बिकॉज अभी एक सपना चौधरी करके हैं हरियाणा की, बहुत ही अगेन इसी तरह की सिंगर है और काफ़ी सेंसेशनल है, सी इज ऑल्सो वेरी सेंसेशनल सिंगर. अब ये है कि सपना चौधरी जैसे तो बहुत सारे सिंगर डांसर आए, लेकिन लोग सपना चौधरी को अचानक वो हाउस, लेकिन वो इतनी बड़ी कैसे इमर्ज होके आई, मतलब वो इतनी बड़ी गायक ये डांसर के रूप में किस तरह से स्थापित हो पाई. अब मामला वही है जो आप बता रही है, वो पूरा है जो डोमेस्टिक स्फीयर में जो डांस होता था, घरेलू स्फीयर में जो शादियों में गीत होते थे, जब मेल लोग बारात चले जाते थे, जो सारे लोग बारात चले जाते थे, तो उसमें जो बहुत तरह के जो एलिमेंट्स थे, सारे तत्व थे जो घरों में होते थे, डोमेस्टिक स्फीयर में होते थे, सपना भर भर के उसको पब्लिक स्फीयर में लाई. तो सारा जो उसका डांस मूवमेंट है, जो उसका जो पूरा वो लेती शैलियाँ हैं, सारी जो शैलियाँ हैं जो पहले महिलाओं के बीच में ये डोमेस्टिक स्फीयर में घरों के बीच में बारात जाने के बाद किया जाता था, जिसको सपना चौधरी है जो पब्लिक में ले आई, और वो है जो सबसे ज़्यादा सेंसेशन क्रिएट करता है, खासकर मेल क्राउड के बीच में, मर्दों के बीच में. तो ये एक तो डायमेंशन है, और ये सब जगह हुआ है. सपना चौधरी तो एक एग्जाम्पल है. जो भी औरतें बहुत बार आ रही है, खासकर ये जो औरतें हैं जो दो कम्युनिटी से आ रही है. एक बार तो आ रही है जो परफॉर्मिंग कम्युनिटी, जो पेशेवर लोग थे, और जो बंजारा कम्युनिटी, बहुत सारे बंजारे कम्युनिटी से थे, या बहुत सारे जो नट कम्युनिटी से थे, तो वो लोग अभी भी हैं जो इसी पेशे में हैं, इस प्रोफेशन में हैं. तो वो लोग हैं जो अपना डायमेंशन अभी भी ला रहे हैं, जिसमें कि मिक्स है चीज़ें. वो है जो हो सकता है कि ट्रेंड हुए थे मुजरा के लिए, लेकिन मुजरा को कंटिन्यू नहीं कर पाए. जैसे मैं एक इंटरव्यू किया था, वो बताए थे कि मैं सारे बच्चों को मुजरा सिखाया, लेकिन मुजरा के लिए तो आजकल कोई बुलाता ही नहीं है, लेकिन मुजरा के एलिमेंट्स उनमें अभी भी है, तो वो भी ला रही है, तो वहाँ वो भी बन रहा है. लेकिन दूसरा है कि बहुत सारी जो लड़कियां अपने घरों में देख के बड़ी हुई है, जो घरों से जा रही है, वो एलिमेंट्स डांस का ला रही है. वो सारे जो नए जो मूवमेंट क्रिएट हो रहे हैं डांस में, वो वीडियो भी देख रही है, बॉलीवुड का वीडियो भी देख रही है, लेकिन घरों से भी ला रही है. तो ये भी एक नया डायमेंशन खुल रहा है. दूसरा है कि मैं कहूँगा कि हाँ, विजुअलिटी है जो बहुत बड़ा एक व्यापक मीडियम बन के तैयार हुआ है हमारे लिए, लेकिन साउंड उससे ज़्यादा प्रभावकारी है. साउंड पे मैं लिखा भी हूँ, खासकर डिस्क जॉकी जो हिंदुत्व जो अभी म्यूजिक बन रहा है, कि किस तरह से आपको अभी है जो राइट करने के लिए आपको ये नहीं है कि किसी का स्पीच चाहिए, किसी का भाषण चाहिए, या किसी नेता कोई भाषण देंगे, आप गाना प्ले कर दीजिए, राइट हो जाएगा. तो वो जो साउंड का जो इफेक्ट बना है, खासकर देखिएगा कि सारे जो परफॉर्मेंस हो रहे हैं पब्लिक में, जो सारे जो परफॉर्मेंस हो रहे हैं, बहुत ही साउंड ड्रिवन है, बहुत ही ज़्यादा सॉलिड साउंड है, बहुत सारा टेक्नोलॉजी है. तो साउंड का तो साउंड, विजुअल्स, और दूसरा है कि कल्चरल कॉन्टेक्स्ट ऑल्सो. वो जो मेटाफर ड्यूअर थी, जैसे भोजपुरी गाने आप बिना दो अर्थी के बना ही नहीं सकते हैं, और वो मुझे लगता है उसका ब्यूटी है कि अगर गाने में अगर दो अर्थी नहीं हो तो आप मैंने गाना क्या बनाए. वो रिलीजियस लेवल पे भी हो सकता है, वो इरोटिक लेवल पे भी हो सकता है, स्पिरिचुअलिज्म के लेवल पे भी हो सकता है, लेकिन द्विअर्थी का जो अपना कल्चरल कैनोटेशन है, उसके बिना मुझे नहीं लगता कि भोजपुरी कोई सुनने वाला या गाने वाला न गाने वाला गाना बनाएगा और न सुनने वाला गाना सुनेगा, कहा कि क्या है, ये तो सपाट है. Thank you very much. So now the floor is open. We'll have to take the questions. Yes, sir. ब्रह्म प्रकाश, आपका बहुत धन्यवाद. और मैं समझता हूँ कि फील्ड वर्क से जो बिल्कुल अभी बन रहा जो कुछ है, वहाँ की चीज को थेराइज कर सकना, उसको एक एनालिटिकल फ्रेम में ला सकना, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट मुझे आपके इस पेपर की लगी. बहुत धन्यवाद एक बार फिर. मुझे उसी में से ही कुछ चीजें जिस तरह से आपने उनको प्रॉब्लमेटाइज किया, शायद मैं उनको सिंपली एम्पलीफाई करना चाहता हूं, और अगर हम उसके ऊपर अगर बात आगे कर सकें तो. अगर जिस तरह से आपने ये कहा है कि ऑर्केस्ट्रेशन इज द प्राइमरी प्रोसेस इन द एस्थेटिक फील्ड, जो हमें फोक पॉपुलर एरिना में जो दिखाई दे रहा है, और आपने कहा कि इट हैज नाउ टेकन ओवर द परफॉर्मिंग. अब इसमें अंदर दो बल्कि तीन शायद फील्ड्स हैं, कि एक तो जो फोक परफॉर्मेंस है वो भी क्या ऑर्केस्ट्रेशन के और इस किस्म के दबाव में आके अपना कुछ बदल रही है, और क्या वो इसके ऊपर तो उसका असर है ही. एक तो ये कि उसका जिक्र नहीं हो पाया, बहुत
कम समय था शायद जितनी शायद आप बात और कह सकते हैं। दूसरा मुझे जो लगता है कि जब आपने ये कहा कि मुझे ख्याल ये आया और मुन्नी बदनाम हुई की रेफरेंस से, तो क्या मलाइका अरोड़ा को, जिसको कि हम स्टाइल आइकन मान रहे हैं, बट क्या फंडामेंटली वो भी एक इसी किस्म के एरिना की ही बहुत सोफिस्टिकेटेड प्रोडक्शन ही तो नहीं है क्या? नंबर 1। नंबर 2, और फिर याद आता है कि जिसको हम पूरा आइटम सॉन्ग नाम से कह रहे हैं, वो बुनियादी तौर पे एक ऑर्केस्ट्रेशन, बल्कि एक ऑर्केस्ट्रा की एक इस किस्म की बहुत ही इरोटिक परफॉर्मेंस होती है और वो डांसर्स के ऊपर ज्यादा डिपेंड करती है। नोरा फतेही वगैरह जो नाम आते हैं। तीसरी बात जो रिहाना और आपने जिक्र किया, किनका? ओके, मुझे उनके साथ ये याद आया, मियां खलीफा भी मुझे याद आई। और मुझे इसलिए ये इंपॉर्टेंट लगा कि इन दो महिलाओं ने किसान आंदोलन के लिए सबसे पहले बाहर में से जो सेलिब्रिटीज बोली थी, इस किसान आंदोलन का समर्थन इन लोगों ने किया था और उसका कुछ लोगों ने मजाक उड़ाने की कोशिश की, लेकिन वो किसान मोर्चे के लोगों ने उसको सारी बात के चलते बहुत वेलकम किया। मैं ये कह रहा हूं कि इसका मतलब ये है कि इट इज नॉट जस्ट अबाउट ऑर्केस्ट्रेशन को फिर अब हमें शायद एक अलग किस्म की एक डिस्कर्सिव फॉर्मेशन के तौर पे भी शायद लेने की जरूरत है कि ये हाई और आर्ट का और जो प्रोफेन का जो एक मसला है कि दैट हाउ इट हैज नाउ कंज्यूम्ड, और जो दूसरी किस्म की सेलिब्रिटीज हाई आर्ट की हो सकती हैं, उनका भी मैटर करता है, लेकिन रिहाना या इनका ज्यादा मैटर करता है। और रीजनल सिनेमा के बारे में बात हो सकती है, जो मुझे ये लगता है कि उसके जो हीरो हीरोइंस आते हैं पंजाबी में भी भोजपुरी में भी, वो बुनियादी तौर पे ऑर्केस्ट्रा की लाइव परफॉर्मेंस के फील्ड ही से आते हैं। एक लिहाज से इसको अगर और मैं थोड़ा सा और कह दूं कि जिस तरह से बिल्कुल शुरुआती दौर की फिल्मों में सिंगिंग हीरोज हुआ करते थे, परफॉर्मिंग नहीं थे वो, अब ये एक सिंगिंग परफॉर्मिंग एक्टर्स जो हैं अब ये वहां पे आया है, तो क्या उसके अंदर भी कोई एवोल्यूशन हम लोग देख सकते हैं कि ये कैसे गया है? कुछ ऐसी मेरे पास उखड़ी सी बातें थी, लेकिन आपका बहुत धन्यवाद। Good afternoon, sir. The topic was very enriching, if not anything else. And YouTube found its presence in seminar. This is something new for me. Thank you for that. The question goes like this. Since you mentioned about the economic background of these artists which are coming, I have basically two questions. I don't know whether I should pose the second one. I'll ask it later. The first one is, these are coming from economically downtrodden part of the society, the economic strata of the society. They belong to the lower part. They are generally malnourished because economic needs do create a sense of urges to enter into a field which provides them money. Do they have a kind of physicality, or are they creating a sensation at the level of what an ideal woman should look like, and which is posing a challenge to even the urban women which we have in the present times? Is it creating an utopian image of the woman? First question. Second question is from since someone belonging to psychology is present on the podium, I want to ask same kind of question. Has there been a study done on the psychology of the artist, how they were prior to the exposure or limelight, what happened to them when they actually went through the phase of gaining the popularity, and what happened after the decline? Has there been a comprehensive study done in West or in any other part of the world? Thank you. प्रकाश जी, थैंक यू। अच्छा, इधर बीच से पहले सवाल आ रहा है। We'll take 5 questions at one go, and then sir you can respond. So can we have 2 more questions? Yes. मैं खुद मिथिला क्षेत्र से हूँ और ये सब देख के सबसे ज़्यादा गुस्सा तो मुझे ही आता है इस मामले में। पर आपने एक सेंटेंस बोला था कि ये जो बदलाव आया है जहाँ पिछड़ी जाति के लोग अब उनको पावर मिल रहा है, बट मेरे मन में ख्याल ये आया, क्या ये पावर हमें चाहिए? डू वी वांट अ पावर वेयर वी गेट इट ओनली बाय सेक्सुअलाइजिंग आवरसेल्व्स? क्योंकि जो आपने बोला कि बॉडीगार्ड तभी मिलता है जब आप एक बहुत बड़े
डांसर बन जाते हैं, when you are more erotic on stage. क्या ऐसा बदलाव यूपी और बिहार के लोगों को चाहिए? That is my question to you. मैं ले लूँ इतना तक। बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, मैं yes. भूल जाऊंगा, बहुत भूलने वाला हूँ। Yes. मैं खुद का नाम भूल जाता हूँ तो थोड़ा सा हाँ 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 सो हाँ, ये बात आपने सही बताई कि एक ऑर्केस्ट्रेशन तो हुआ है वो 90s के बाद में। मैं भी वहाँ पर बचपन में था, देख रहा था, सारी चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा था। अभी रिफ्लेक्ट करता हूँ तो दिखता है कि एक डर भी था कि सब कुछ हमारा ख़त्म हो रहा है और नींबू पानी से लेके हमारी संस्कृति ख़त्म हो रही है, फोक संस्कृति जो लोक संस्कृति है वो गायब होती जा रही है। तो ये कंसर्न भी था, एक जेन्युइन कंसर्न भी था। एक ऑर्केस्ट्रेशन जब आया था तो सबसे पहले ऑर्केस्ट्रा और विदेशिया पार्टी में अपना कंपटीशन शुरू हुआ, और उसमें इंटरेस्टिंग ये देखेंगे कि उसमें जो विदेशिया पार्टी था जो कि लोकल लेवल पे लौंडा नाच रखते थे, उस तरह के परफॉर्मेंस करते थे, सडनली है जो औरतों का इसमें प्रवेश हो रहा है, औरतें आ रही है, पहली बार औरतें आ रही है जो गायकी में आ रही है, नर्तकी के लेवल पे आ रही है। तो उसमें सारे जो विदेशिया जो आर्टिस्ट थे उन्होंने भी अपना निगोसिएशन करना शुरू किया, उन्होंने भी एक लड़की रखना शुरू किया, उन्होंने भी कुछ कुछ नया टेक्नोलॉजी लाया, नया ड्रम लाया, नए तरह के कुछ ऑर्केस्ट्रा के बीट लेने शुरू किए। तो दोनों में आदान प्रदान शुरू हुआ। बाद में क्या हुआ कि देखेंगे उस समय तक हम ऑर्केस्ट्रा को मान सकते थे 2000 तक कि ऑर्केस्ट्रा है जो एकदम ग्लोबलाइज्ड, एक जो ये चल रहा था, सिनेरियो चल रहा था, सारी जो लोकल संस्कृति है उसको बर्बाद कर रही थी, उस लेवल पे देख रहे थे। अभी क्या हुआ है कि ऑर्केस्ट्रा खुद ही लोकलाइज हो गया। अब है कि ऑर्केस्ट्रा है जो ज्यादातर अपने लोकल में जाने की कोशिश कर रहा है। तो मैथिली जो रीजन का ऑर्केस्ट्रा है वो अलग है, भोजपुरी रीजन का ऑर्केस्ट्रा अलग है, वो लोकल गीतों में ले रहा है। अभी एक नया गायक है, वो पूरे जो औरतों के गीत है उसी पे पूरा परफॉर्मेंस दे रहा है, पूरा परफॉर्मेंस कर रहा है, वो सिर्फ औरतों के गीत ही गाता है। तो ये जो नए बदलाव आया, वो जो औरतों के गीत हैं जो बहुत ही सालों मैंने हो सकता है कि सालों से गाए जाते रहे हैं उस एरिया में, तो इसमें जो डायलॉग है जो अपना एक जो बदलाव तो आया ही है, ऑर्केस्ट्रेशन तो हुआ ही है, लेकिन मैं कहूँगा कि लोकल भी बाद में बहुत ही अच्छी तरह से हावी हुआ है। लोकल एलिमेंट्स भी भर भर के आए हैं और एक लोकलाइजेशन भी उसका हुआ है इंटरेस्टिंग कॉन्टेक्स्ट में, जिसके बीच में हम देख सकते हैं। तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि लोकल जो हमारा जो लोक देसी जो इस तरह की परंपराएं थी उसमें बदलाव नहीं हुआ, बदलाव हुए हैं, लेकिन एक तरह का डायलॉग भी हुआ है जो काफी इंटरेस्टिंग भी है उस लेवल पे कहा जाए तो। दूसरा है कि हाँ, मैं तो वही तो सवाल में पूछना चाह रहा था कि क्या कारण है कि लौंडा बदनाम हुआ, जो है जो बदनाम हो जाता है, और मुन्नी बदनाम हुई, तो इसका रीजन क्या हो सकता है? तो एक तो ये है कि इट इज अबाउट जो क्लास है, अगर कुछ क्लास के लोग हैं उनके पास ये प्रिविलेज है कि कुछ भी तरह के गाने में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और इरोटिक एक तरह का प्रिविलेज माना जाएगा, इनफैक्ट कहें तो एक तरह का प्रिविलेज माना जाएगा उस तरह के गाने में पार्टिसिपेट करना। लेकिन दूसरे लोग पार्टिसिपेट करेंगे तो उनको लिए एक लेवल लग जाता है, बदनामी हो जाती है। तो ये राइट कि आप एक लेवल पे सही हैं कि एक सोफिस्टिकेटेड वर्जन है, लेकिन एक डिजायर है, एक इनहेरेंट डिजायर है सारे समाज के लिए, वो लोकल निम्न वर्ग के समाज है या वो उच्च वर्ग के समाज है, उनका एक हिडन डिजायर है, एक हिडन डायमेंशन है, या बहुत बार कहें कि ओपन में भी आता है। तो उसको तो लाना मतलब दोनों समाज के लिए जरूरी है, लेकिन हाँ एक लेवल पे कहा जा सकता है कि ये सोफिस्टिकेटेड मीडियम है। तीसरी बात जो आपने कही आइटम सॉन्ग के लेवल पे, तो ये तो है ही, वो तो जो लोग जानते हैं आइटम सॉन्ग के बारे में उन्होंने बात भी किया है कि किस तरह से आइटम सॉन्ग की शुरुआत ही हो रही है और लावनी डांस को थोड़ा सा और ऑर्केस्ट्रेट करके हो रही है। तो लावनी डांस है जो हमारा एक तरह का उसी तरह का पारंपरिक गीत ये डांस रहा है, उस एरिया में नाच रहा है। तो लावनी डांस है जहाँ जहाँ का अभी आइटम सॉन्ग्स, अगर भोजपुरी का आइटम सॉन्ग से देखें तो ये एक है जो लौंडा डांस के बहुत सारे तत्वों को ले रहा है, लौंडा नाच के बहुत सारे तत्व उसमें समाहित हैं। तो लोकल लेवल पे ये ऑर्केस्ट्रेटेड हुआ है और वही है जो उसको वहाँ भी हम लोग आइटम डांस ही बोलते हैं कि वो आइटम डांस आने वाला है। भोजपुरी में भी आइटम डांस है, लेकिन भोजपुरी का आइटम डांस बॉलीवुड के आइटम डांस से अलग है, ये थोड़ी सी बारीकियां हमें देखनी पड़ेगी। और फाइनल जो आपका था कि ये जो सारे रिहाना का मामला था, ये एक जो दूसरा जो मैं कॉन्टेक्स्ट शायद यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पेसिफाई नहीं कर पाया, मैं कल्चरल लेवल में भी ये बात कर रहा हूँ कि ये जो पूरा जो देखा गया है कि वहाँ पे मैंने एक आर्गूमेंट ये बोला है कि एस्थेटिक्स इज फंडामेंटली ए प्रोडक्शन ऑफ लेबर।
वहाँ पे है जो वैल्यू क्रिएट करने का माध्यम है। और दूसरी बात है कि हमारी पूरी सोसाइटी सर्विस इकोनॉमी पे रही है। अभी तो इमेटेरियल लेबर की बात हो रही है, हम क्रिएटिव इकोनॉमी की बात करते हैं, जिसमें ये बात होती है कि सर्विस है जो एक कैटेगरी बन जाती है, इंपॉर्टेंट कैटेगरी बन जाती है, जिसके बारे में बात करते हैं। लेकिन जब भी पे हम रिचुअल में पार्टिसिपेट करते थे, जो लोग डांसर थे एक लेवल पे उस सेवा में पार्टिसिपेट कर रहे थे, बहुत बार उसको सेवा बोलते थे, श्रम बोलते थे, लेकिन उसका जो कैरेक्टर था वो सर्विस ही था। तो सर्विस से आप जोड़ते हैं तो बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं हुआ है। यही डिफरेंसेस हुआ है कि फ्यूडल और जाति इकोनॉमी से बाहर आके हम थोड़ा सा न्यू लिबरल इकोनॉमी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लेकिन दिक्कत है कि हम सर्विस के माध्यम से उसको नहीं देखते। तो मुझे लगता है कि सर्विस को अगर हम थोड़ा सा ग्राउंड करें, उसको लाएं, उस पर केंद्रित करें, तो ये सारा जो डायमेंशन है, जो दोनों फ्यूडल इकोनॉमी का डायमेंशन और न्यू लिबरल इकोनॉमी का डायमेंशन दोनों है, जो डांस और कलाओं में खुल खुल के आ जाता है। तो उसके लेवल पे हम बात कर सकते हैं। एक और सवाल था, सॉरी मैं उस पर जा रहा हूँ। नहीं, थोड़ा सा नृत्य है तो मैं उस तरह से नहीं बोलूँगा, लेकिन वो है कि साइकोलॉजी और ये जो आर्टिस्टिक, जो आर्टिस्ट के साइकोलॉजी को लेकर तो बहुत सारी स्टडी हुई है। तो पिकासो को लेकर किताब है, टाइटल में भूल रहा हूँ। तो पिकासो जिस तरह से काम करते थे उसमें बहुत सी सारी स्टडी हुई है। उसी तरह से जो बड़े बड़े आर्टिस्ट रहे हैं उसके साइकोलॉजी और उसके जो उनका जो प्रोसेस रहा है उनको लेकर तो स्टडी एक लेवल पे हुई है। लेकिन थोड़ा सा मैं साइकोलॉजी और ये जो आर्टिस्टिक जो क्रिएटिविटी है उसको मैं अलग रख के भी देखता हूँ, क्योंकि वो होता है कि एक लेवल पे बहुत ही इंस्ट्रूमेंटल हो जाता है मेरे लिए। तो मैं थोड़ा सा उसमें एक अलग तरह का मत रखता हूँ इस पर। दूसरी है कि हाँ, ये जो सवाल आपने पूछा ये तो बहुत ही मतलब सवाल हमेशा आते रहता है मेरे लिए कि आप है जो कहीं इस तरह का जो पूरा एक ऑब्जेक्टिफाइड बॉडी, सेक्सुअलाइज्ड बॉडी को आप जस्टिफाई करने को, रोमांटिसाइज करने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं। एकदम मैं उसमें एकदम मैं मानता हूँ कि उसमें बहुत सारे जो आप गीत देखेंगे और जो जिस तरह के ये हैं, क्या बोलता है, डांस हैं, उसमें तो भर भर के है। तो इसमें नो डिनायल कि वो बहुत ही जोन है, जो मेल डोमिनेटेड जोन है, मेल सिंगर्स हैं, राइटर्स हैं, वो चेंजेस जो हो रहा है वो मेरे लिए इंटरेस्टिंग है। दो मैं एग्जाम्पल देना चाहूँगा। मिथिला में गया था, पिछली बार हम लोग गए थे, कोविड के बाद गए थे फील्ड वर्क करने के लिए। तो मिथिला में ये हुआ कि जो लोग भोजपुरी, बहुत सारे गायक थे जो दिल्ली कमाने आए थे, मुंबई कमाने आए थे, जब वो लोग वापस गए तो सोचे कि हम लोग भी अपना वायरल वीडियो बनाएंगे। चल रहा था तो वो लोग भी गए। वो लोग ज़्यादातर जो हमारा स्टडी रहा वो लगभग लोअर जाति से, लोअर कास्ट से ही आ रहे थे। उसमें जहाँ भी गए मिथिला में रिकॉर्ड करवाने के लिए सारे स्टूडियो ने मना कर दिया कि हमारे यहाँ नहीं चलेगा ये सब, ये हमारी मिथिला संस्कृति है, ये नहीं चलेगा। वो लोग आगे मधुबनी आ गए, रिकॉर्ड करके ले गए। अभी सबसे ज़्यादा मिथिला में चल रहा है। तो ये मैं कर रहा हूँ, उसमें महिलाओं का भी धीरे धीरे पार्टिसिपेशन हो रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि उसमें जो पोटेंशियल हो सकता है, मैं पोटेंशियल की बात कर रहा हूँ। मैं मानता हूँ कि इसमें जो पैट्रियार्की, जो सारे जो लेंस हैं अभी तक, जो मेल गेज हावी है वो एकदम बुरी तरह से हावी है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जो दो तीन जो मैंने उदाहरण दिया, एक उदाहरण दिया कि अभी है जो इरोटिक गाने पे, मैं जो अभी गांव में देख के आया, उसमें इरोटिक गाने पे महिलाएं भर भर के डांस कर रही है। मैं कभी सोच ही नहीं सकता था कि मेरी गाँव में महिलाएं हैं जो डांस करेगी। जैसे जो बदलाव हुआ था ना कि साइकिल देने से एक बदलाव हो गया था, तो इरोटिक गाने से आप डांस कर सकती है। जो लोग आपको ये अधिकार नहीं देता है कि आप रोड पे बढ़िया से घूम सकती है, जहां पे आप डांस कर सकती है। होता था जागरण में जाइए, आप डांस कर लीजिए, कुछ थोड़ा सा गुनगुना लीजिए, वो अलग बात है, लेकिन इरोटिक को रिक्लेम करना भी जरूरी है। तो मैं आपकी बातों से सहमत होते हुए ये भी कहूंगा कि आप इरोटिक को नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये बॉडी का अल्टीमेट डायमेंशन है और इरोटिक एक पोटेंशियल है। बड़ी बड़ी जो भी है, हम फेमिनिज्म की बात कर रहे हैं, जो भी आइडियोलॉजी की बात कर रहे हैं, जहां भी इरोटिक का इरेजर होगा वहां पे उस आइडियोलॉजी का भी इरेजर हो रहा है, फेमिनिज्म का भी इरेजर हो रहा है। वो एक अच्छा जो एक हो सकता था स्वस्थ समाज की यहाँ बात चल रही है, उसका भी इरेजर होगा। तो मैं उस सेंस में बात कर रहा हूँ, आपकी बातों से सहमत होते हुए भी। एक मैं Yes. Four questions at a time, yeah. ब्रह्म प्रकाश जी, आपने अभी हरियाणवी पॉप आइकन जो है सपना चौधरी का जिक्र किया, तो उनके वो जो डांस करती हैं और गाती हैं, तो उनके पास डांस करती हैं बमुश्किल, नहीं देखिए, वो शुरू में गायक के रूप में ही आई। हाँ, बमुश्किल दो स्टेप्स हैं और नृत्य की भंगिमा नहीं है कोई भी, और जो भी है वो हाँ, सवाल ये है कि इसके माध्यम से मैंने सवाल पूछ रहा हूँ, ये
जो सपना चौधरी जो रिप्रेजेंट कर रही है वो यौनिकता के जो सार्वजनिक अभिव्यक्ति है उसके लिए जगह खोल रही है या इसको हम यौनिकता का बाजार कहें? एक मेरा एक मेरा है। हाँ। एक यहाँ ध्यान दिलाना चाहूंगा कि एक फिल्म बनी है अनारकली ऑफ आरा, अविनाश ने बनाई है। वो देखिएगा, इसी तरह के किसी आर्टिस्ट पर वो बनी हुई है। स्वरा भास्कर ने उसको एक्ट किया है, तो वहाँ थोड़ी सी चीजें आती हैं। मेरा एक ये सवाल है कि इरोटिक हमेशा फेमिनिन क्यों होता है? औरत के साथ ही क्यों जोड़ के देखें इरोटिक को? पुरुष क्यों नहीं वहाँ इरोटिसिज्म में? Okay. So, okay. तो एंड्रिया ड्रॉर्किन अपनी किताब राइट विंग विमेन में डिस्क्राइब करती हैं कि घरेलू औरतों के लिए, ऑफ कोर्स वेस्ट में और अमेरिकन स्पेस में वो डिस्क्राइब कर रही हैं कि घरेलू औरतों के लिए होमोसेक्सुअलिटी और ख़ास तौर से लेस्बियनिज़म एक बड़ा ख़तरा जो है उन्हें लग रहा था। और इसी वजह से शुरुआती फेमिनिज़म के दौर में जो है वो चाहती थी कि लेस्बियंस को बाहर रखा जाए। फिर लेस्बियन औरतों ने लेवेंडर मेनास नाम से ग्रुप्स बनाए और फिर फेमिनिज़म के स्पेस में दखल दी। आज के दौर में इसी चीज़ को आगे लेकर के अमेरिका में हम देख रहे हैं और यूरोप में देख रहे हैं कि कैसे ट्रांस औरतों के खिलाफ एक पूरा माहौल बन रहा है। तो इस बारे में नैटली विन जो एक यूट्यूबर हैं, कॉन्ट्रापॉइंट्स नाम से चैनल चलाती हैं, वो कहती हैं कि वही चीज़ अब ट्रांस औरतों के साथ हो रहा है कि वो अल्टीमेट एनिमी ऑफ वुमेन है। तो जेके रॉलिंग जैसी औरतें जो फेमिनिज्म का परचम लहरा रही हैं वो कह रही हैं कि जो है ये कॉलोनाइज कर रही हैं ट्रांस औरतें जो है औरत की बॉडी को। बट वी अंडरस्टैंड दैट दैट इज़ नॉट द केस। तो जब आप शुरू में ये बात कर रहे थे कि शहरी स्पेस में जो औरतें हैं वो इन्वॉल्व नहीं हो रही हैं, लौंडा नाच जब देखने जाती हैं तो जो पढ़ी लिखी औरतें हैं वो नहीं उसमें शामिल होती हैं, लेकिन गांव की औरतें उन स्पेसेस में शामिल हो रही हैं। और पूरी दुनिया में ये ट्रेंड देखा जा रहा है कि जो भी एक ख़ास तरीके का फेमिनिज्म का स्टडी करने वाली औरतें हैं वो ट्रांस औरतों के विरोध में खड़ी हो रही हैं, जबकि जो आम औरतें हैं, घरेलू औरतें हैं, वो ट्रांस औरतों के साथ हैं या उनके लिए पुरुषों का स्त्रैण होना ज़्यादा स्वीकार्य है। तो इस बारे में थोड़ा सा अगर आप रिफ्लेक्ट कर सकें कि वो जो फियर है एजुकेटेड औरतों में, और शायद एजुकेटेड देयरफॉर कॉलोनाइज्ड, तो जो है उस फियर के बारे में अगर आप थोड़ा सा रिफ्लेक्ट कर सकें तो। जी, बस एक बात प्रोफेसर ब्रह्म प्रकाश जी आपने कही कि जो घरों के भीतर जो है, जो स्त्रियों के दायरे में जो यौनिकता होती थी वो गीत संगीत में अब बाहर आ रही है। और संयोग से हम लोगों ने बचपन में ये बात देखी हुई है कि पहले शादी का मामला 3 दिन का होता था, बारात जाती थी, 1 दिन रुकती थी। तो एक दिन जब बारात जो है वो जहाँ गई हुई है, रुकी हुई है, तो यहाँ जो है जहाँ से बारात गई है वहाँ घर में महिलाएं पूरा स्वांग करती थी। और वो छोटे बच्चे थे तो हम लोग देख लेते थे, वरना पुरुषों को जाने की इजाजत नहीं थी वहाँ पर। लेकिन काफी कुछ उसमें जो है इरोटिसिज्म होता था जो है। अब वो चूंकि बारात ही है कि 1 दिन की होती है तो कब वो लौट आए बारात, और उसका समय भी नहीं मिलता। दूसरी चीजें ये होती थी कि गाड़ियां होती थी शादियों में, हमारे पूर्वांचल में, आपके बिहार में भी। और वो लोग खाना खाने बैठते थे तो 1 घंटे 2 घंटे बैठे रहते थे। अगर गाड़ी नहीं सुनाई जाती थी तो लोगों को आनंद नहीं आता। तो उन गाड़ियों में भी जो है वो काफी महिलाएं खुल करके सब कहती थी। अब वो शायद जो है बहुत चीजें कट शॉर्ट हो गई हैं और किसी न किसी रूप में एक ऑर्केस्ट्रा में आ रही हैं या कहीं किसी रूप में आ रही हैं। तो उनका जो है वो शायद वो पहले एक पितृसत्ता के रूप में दबी हुई थी, आज वो बाहर निकल करके आ रही हैं। इसको इस तरह से भी देख सकते हैं या कमर्शियल फॉर्म में देख सकते हैं। मैंने शायद बचपन में वो गीत जो अमिताभ बच्चन का है, जिसकी बीवी मोटी जिसकी बीवी लंबी, वो फिल्म से पहले हमने गांव में ही जो है महिलाओं के दायरे में वो चीजें सुनी थी। तो ये क्या एक तरह से जो है वो जो उपनिवेशवाद का प्रभाव था, जिसको आपने कहा भी कि उस लेवल पर नहीं पहुंचा था। तो ये चीजें मतलब एक मुक्त ही हो रही है, मुझे लगता है पॉजिटिव तरीके से देखा जाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। Yeah, can we have, are there any questions from this side? Then we'll, sir, you can respond.
for your wonderful presentation. I think I'll carry forward from what you said कि क्या erotica को feminine होना ज़रूरी है erotica होने के लिए. मैं ये इसलिए बोल रही हूँ कि चाहे लौंडा नाच हो या चाहे महिलाओं के का erotic हो, जो गेज है वो हमेशा मैस्कुलिन रहती है. जब औरतें भी दूसरी औरतों को परफॉर्म करते देखती हैं स्टेज पर या स्क्रीन पर, तो उनकी गेज भी जिस तरह से ट्रेन की गई है ऐतिहासिक रूप से, वो मैस्कुलिन रहती है. दूसरा जो मुद्दा मुझे नजर आया वो कंसेंट का था. जैसे अगर आप यूएस में देखें, वहां पर जहाँ पे स्ट्रिप क्लब्स वगैरह होते हैं, वहां पे औरतों का शरीर स्टेज पर या एरोटिक होने के बावजूद जो एजेंसी है वो उनके हाथ में रहती है. आप कितना, अगर आप प्राइवेट परफॉर्मेंस भी लेंगे, आप हाथ नहीं लगा सकते हैं. और यहाँ जो आपने सेकेंड वीडियो दिखाया, वहां पर वो डांसर यही बात कह रही होती हैं कि ये बात हम नहीं तय कर पाते हैं. वो उनके पास एक एजेंसी, इकोनॉमिक पावर या डायनामिक्स नहीं है. एंड शायद यही बात आती है बॉडी को डिफाइन करने में कि वो सेक्स वर्कर्स बॉडी है या डांसर्स बॉडी है. मैं जहां पर नॉच गर्ल्स और कोर्टिजान्स पे काम करती हूँ, मुझसे पहला सवाल यही पूछा जाता है कि प्रोस्टिट्यूट्स तो देखिए बहुत लोअर लेवल है मैडम, और जो गणिका है वो तो बहुत उच्च कोटि की है. तो उच्च कोटि का होना मतलब सेक्स वर्कर नहीं होना. तो हम अकेडमिक दायरों में भी अक्सर अभी भी ये भाषा का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हम भी वैल्यू जजमेंट कैरी करते हैं शरीर, बॉडी, सेक्सुअलिटी को लेकर के. तो क्या हम ऐसे स्पेस में बैठ करके इस बात को, खुद की भाषा को चैलेंज कर सकते हैं, डोमेस्टिक वर्सेस कि घर की बाहर की औरत कैसी होगी और घर की औरत कैसी होगी, जो हम डिफाइन करना चाहते हैं, क्या हम इन बाइनरीज को प्रश्न उन पर उठा सकते हैं? मैं ये कहना चाहूंगी. थैंक यू. Thank you. I think the last question also somebody raised. Aditi, yes. रामा जी, आपका सवाल था. हाँ. एक छोटी सी टिप्पणी थी. मैं बुंदेलखंड में हमीरपुर और हमीरपुर, महोबा और ललितपुर में फील्ड वर्क कर रहा था. वो कभी किताब जब आएगी घुमंतुओं पे, तो उसमें एक कम्युनिटी है, आप भी जानते हैं, बेड़िया. तो बेड़िया स्त्रियां गाती हैं. तो पहले अवधि में बेड़िया गाली भी है, लोग गाली देते हैं या कोई झगड़ा करता है, कहते हैं क्यों बेड़ियों जैसी बात करें. तो बेड़िया लोगों ने पहले इससे कॉप अप करने के लिए दो काम किए. एक तो उन्होंने खुद को गंधर्व कहना शुरू किया. तो वहां हम जब पूछते थे कि यहाँ बेड़िया बस्ती हैं, तो लोग कहते थे कि नहीं, और चूंकि उन्होंने अपना नाम बदल लिया था तो वो गंधर्व कहते हैं. तो उनमें ये बात देखी मैंने कि जो नई उम्र की लड़कियां हैं, वह उनमें से कुछ जो इस तरीके से, जिसको आप सेंसोरियम कह रहे हैं, उसके सुटेबल उनकी बॉडी है या उस तरीके की आवाज है या आत्मविश्वास है, ये भी एक मायने रखता है. तो वह तो जा रही थी झांसी के आसपास और यहाँ मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली. लेकिन जिन लोगों ने पहले गाना शुरू किया था और वो गाती थी, उनके अपने अड्डे थे, कोठे थे, तो वो लगभग खत्म हो गई थी. तो दोनों चीज थी कि जो बूढ़ी स्त्रियां थी, उनमें इस परफॉर्मेंस को जारी न रख पाने के कारण एक खास किस्म की एंजाइटी, दुख था कि वो एक्सक्लूड कर दी गई हैं. और उनके जो पैटर्न्स हैं, जो वहाँ के स्थानीय लोग ही होते थे, वह लगभग खत्म हो गए हैं. स्थानीय लोगों ने, मतलब जो अपर कास्ट थे, उनकी जो एक तरीके से कल्चरल कंजम्पशन की जो हैबिट्स थी वो बदल गई हो. दूसरी चीजों पे वो ज्यादा तवज्जो देते हैं. जैसे एक लेडी ने कहा कि पहले तो लोग हमारे यहाँ सुनने आते थे, अब लोग फिल्म देखने जाते हैं या थिएटर जाते हैं, हमारे यहाँ नहीं जाते. तो एक दिक्कतें हो गई. और नौजवान लड़कियों ने क्या किया कि वहां पर स्थानीय जगहों पर, यानी महोबा में या हमीरपुर में परफॉर्म न करके उन्होंने झांसी, जहाँ एक बड़ा सेंटर है, वहाँ चुना, या दिल्ली, बल्लभगढ़ में उनकी काफी बस्तियां हैं. मैं वहाँ गया, बल्लभगढ़ पेट्रोल पंप के पास. तो वह यहाँ दिल्ली में परफॉर्म करती हैं और अपने आइडेंटिटी को छुपाती हैं. जो आप कह रहे थे कि नाम कुछ है, उसका कुछ बता देना, जात कुछ है, कुछ का कुछ बता देना, जिला. एक लड़की ने तो वहां बताया, मेरा जिला बता दिया, गोंडा. तो मैंने कहा कि गोंडा का तो मैं हूँ.
तुम गोंडा की नहीं, तो उसने फिर धीरे धीरे बताया कि नहीं नहीं मैं महोबा की हूँ। तो ये एक तरीके से कई दिक्कतें चल रही हैं उसमें। तो थैंक यू। तो मैं लेट हो रहा है तो मैं जल्दी ही इसको समेटने की कोशिश करूँगा। अने ये तो आपने ये जो बताया कि सपना चौधरी का है जो एक माने यौनिकता का डिस्कोर्स है, ये बाजार का डिस्कोर्स है। लेकिन दिक्कत है कि अगर बाजार है और उसमें हमें यौनिकता का भी डिस्कोर्स करना है तो दोनों को हम काट के भी नहीं देख सकते हैं। तो एक लेवल पे सही है कि सपना चौधरी है जो एक सेलेबल कमोडिटी भी बना रही है, जो लोकल जो डोमेस्टिक लेवल पे थी, जो घरों में होता था, उसको अपने हिसाब से तोड़ मोड़ के भी करती है और ये भी कर रही है, वो कर रही है। लेकिन अगर उसको देखें तो एक लेवल पे स्पेस भी खुली है, स्पेस भी खुला है, नए नए परफॉर्मर्स आ रहे हैं, नए नए लोग आ रहे हैं। और वो जो डिबेट जो माना जाता था कि ये डोमेस्टिक स्फीयर होगा, यहाँ पे ये नहीं कर सकते हैं, तो उससे एक लेवल पे डेमोक्रेटाइजेशन तो हुआ ही है स्पेस का, या जो भी बता रहे हैं भंगिमा जो आप मानने के लिए तैयार नहीं है, भंगिमाओं का भी मैं बोलूँगा। और दूसरी है कि भंगिमाओं को वही तो डिबेट तो ही है कि भंगिमाएं किस लेवल पे भंगिमाएं हैं जिसको आप मान के चलते हैं कि ये भंगिमाएं हैं जो आर्ट का पार्ट बन जाती है, कला का दायरे में आ जाती है, और ये भंगिमाएं हैं जो सेक्स तक ही सीमित रह जाती है। और इस पे बहुत सारी बातें की जा सकती है, जिसका इशारा रुचिका ने भी किया है कि इस पे कहाँ से हम कैसे उसको ये करें, क्योंकि वो बाउंड्री लाइन आप नहीं खींच सकते हैं। और पहले ये मामला होता था कि नहीं ये स्किलफुल ज़्यादा हैं और ये हैं, तो स्किल उनके पास भी है, टैलेंट उनके पास भी है, बहुत सारे मूवमेंट जो प्रोड्यूस कर सकते हैं, जो बड़े बड़े टैलेंटेड आर्टिस्ट भी नहीं प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो शायद उस स्किल के लेवल पे हम बात नहीं कर सकते हैं, तो हमें कुछ नया इस पे लाना पड़ेगा। दूसरी बात आई थी ये कि ये जो ट्रांस औरतें और इसका फियर का, एक तो कॉलोनाइज के मामले पे मैं आपसे बात सहमत हूँ कि उस पर एक लेवल पे हुआ ही है कि जो एजुकेशन, मेरा ही एजुकेशन हुआ है, तो जिस चीज़ें को देखने का जो तरीका था वो काफ़ी बदला है। जिस तरह से मैं देखता था चीज़ों को बदला है, लेबर को लेकर, वो संबंधों को लेकर, तो सेव करती ही है। तो ये भी बात सही है कि एक लेवल पे एजुकेशन है, बहुत मायने में बहुत सारी डिबेट को ओपन भी किया है, स्पेस भी बनाया है, तो बहुत सारी जो संवेदनाओं को मारा भी है। तो दोनों प्रोसेस को अगेन मुझे लगता है कि, लेकिन हाँ बाकी है कि ट्रांस वीमेन उसको कैसे देखती है, बाकी कैसे देखती है, मैं उसमें शायद उस फील्ड में काम नहीं किया हूँ, तो इस पर मैं बोलना नहीं चाहूँगा और मैं शायद एक्सपर्ट भी नहीं हूँ उस मामले का। और दूसरी बात आई थी जो रुचिका का, ये था कि ये जो पूरा जो गणिकाओं को लेकर और जो बाकी लेकर जो इरोटिका को लेकर ये था कि फेमिनाइन ही क्यों होना चाहिए। मैं नहीं मानता हूँ कि सारी जो इरोटिका है वहाँ पे जो प्रोड्यूस हो रही है जो फेमिनाइन है, खासकर लौंडा डांस का ह्यूज रिपटवा है जिसपे हमें बहुत बढ़िया से स्टडी करने की जरूरत है। पूरा मूवमेंट पैटर्न है। एक तो मेरी दोस्त बता रही थी कि उसको हम ओडिसी जैसा बना दें क्या, मतलब एकदम जितना रेंज है उसमें जो सीरीज ऑफ ये है, लेकिन नॉट नेसेसरली कि सारा जो लौंडा नाच है उसमें एक लेवल पे फेमिनाइन ही इमोशन प्रोड्यूस कर, बहुत ही मैस्कुलिन भी है, बहुत बारे में बहुत ही मैस्कुलिन बॉडी मूवमेंट भी है और बहुत ही मैस्कुलिन इमोशन भी आता है, लेकिन दोनों के दायरे के बाहर भी चीजें जो शायद यहाँ भी फिट नहीं हो रही है वहाँ भी फिट नहीं हो रही है। तो मुझे लगता है कि वहाँ पे एक लेवल पे एक है जो ट्रांसग्रेशन है जिसको देखने की जरूरत है। और बहुत बार ये भी है कि हाँ ऑफकोर्स लाइक मेल गेज, लेकिन लौंडा का अगर आप ट्रेडिशन परंपरा में जाएंगे तो लौंडा है जो बच्चों का जन्म होता है तो उसमें भी परफॉर्म करता है, शादी में महिलाओं के साथ भी परफॉर्म करता है, वो ट्रांसजेंडर के साथ भी लौंडा परफॉर्म करता है। तो बहुत बार होमो इरोटिक गेज भी बनता है, उस तरह का भी मामला है। बहुत तरह की कहानियां हैं, संजीव करके एक उपन्यासकार हैं, उन्होंने सूत्रधार करके किताब लिखी है, बहुत सारी कहानियां जिस पे बात की जा सकती है। लेकिन इस दायरे में खास शायद ये नहीं मैं मानता हूँ कि सारा जो इरोटिक का मामला है जो नेसेसरली फेमिनाइन ही है। बहुत बार ये अगर हम बात करें इनकी जो पांडवानी गाती है हमारी क्या बोलता है जी तीजन बाई, तो तीजन बाई में तो बहुत बार ऑफकोर्स वीर रस प्रोड्यूस करती है, लेकिन बहुत बार तो एकदम जो दायरा बनाती है उसमें आप ये जो है ना जो बांध के देखते हैं फेमिनाइन और मैस्कुलिन का, वो दायरा टूटता हुआ दिखता है। तो खासकर लोक परंपरा में तो भर भर के है जिसमें खासकर मुझे नहीं लगता है कि उस इमोशन में हम बांध के देख सकते हैं, और नेसेसरली फेमिनाइन में तो ज्यादा मैस्कुलिन दिखता है। अब उस लेवल पे देखें बहुत सारी जो डांसर हैं यहाँ पे, हो सकता है कि वो औरत हैं, लेकिन जो उनका पूरा बॉडी जेस्चर है बाकी सब है जो अगेन वो एक तरह से मैस्कुलिन इमोशन प्रोड्यूस करने की कोशिश है या वो बन जाने की कोशिश है।
तो ये सब भी है मामला जिस पे बात की जा सकती है। और दूसरा है कि एजेंसी का सवाल है, वही मैं बात कर रहा था कि जो चेंज मैं देख रहा हूँ एजेंसी के लेवल पे देख रहा हूँ, क्योंकि जो औरतें आती थी, जो गायिकाएं आती थी, जो नाच करने वाली आती थी बंगाल से, नेपाल से आती है, अभी भी आती है, उनका जनरली बहुत ज़्यादा कोई स्पेस नहीं देते हैं, वो अपना एजेंसी को बहुत ज़्यादा ये भी नहीं कर सकते हैं। ये लोग तो बात करते हैं कि इतना पैसा चाहिए हमें, और उसके बाद है कि ये सिक्योरिटी चाहिए, इतना सिक्योरिटी चाहिए, इतने बाउंसर चाहिए, इतने सिक्योरिटी चाहिए, इतना लिमिट चाहिए, इसके बाहर कोई मिल नहीं आएगा। तो वहाँ पे एक लेवल पे एजेंसी ऑपरेट हो रहा है। हाँ, किस लेवल पे हो रहा है, किस लेवल पे गया है, उस पर बात हो सकती है। माही मनीषा का मामला है, दोनों जो बहनें आती है वो तो एकदम पूरा है जो धूम मचाए हुए है, पूरा एजेंसी के थ्रू जाइए, उससे बात कीजिए, वो पूरा एकदम सब कुछ एक्सप्लेन कर रही है। और उसमें मैं कहूँगा कि माही मनीषा के लेवल पे एकदम एजेंसी है जो काम कर रही है। तो और ये जो आपने एग्जाम्पल दिया बेरिया कम्युनिटी, इसका बेरिया कम्युनिटी तो है ही, वो तो बार डांसर भी थे, उसके बाद ऑर्केस्ट्रा में भी हैं, तो उनका तो एक जीनियोलॉजी चला रहा है जिसके पार्ट हैं। तो मैं यहीं पे शायद रोकता हूँ, नहीं तो ये बातें, लेकिन हाँ ये बहुत ही प्रिलिमिनरी काम है जिसमें मैं बहुत ज़्यादा बढ़िया से शायद प्रेजेंट नहीं कर पाया, प्रस्तुति नहीं दे पाया, लेकिन इस पे बातचीत की संभावना बनती है। Thank you so much. Thank you, Ajay sir. ji, Abhay ji. It was a wonderful Nitya, work, thank sir. you. Very, very thankful to you for opening up so many questions and leaving us with so many answers and more questions. Yes, thank you. Let's proceed for lunch now. हाँ हाँ। Yeah.